क्लासेस आपको मिल रही है वो सवर्ण एजुकेशन ऐप के माध्यम से और सवर्ण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। तो कल हम लोगों ने क्या देखना प्रारंभ किया था? हम लोगों ने कल देखना प्रारंभ किया था केंद्रीय बजट 2023-24। कल हमने देखना प्रारंभ किया था केंद्रीय बजट 2023-24। इस केंद्रीय बजट में कुछ प्रमुख चीजें जो हमने देखी थी, उसमें सबसे पहला क्या हमने देखा था कि अमृत काल के लिए सरकार का विजन क्या था। अमृत काल के लिए सरकार का विजन क्या था? हमने देखा था सरकार के 3 विजन थे। पहला क्या था? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, अवसरों का निर्माण करना, अवसरों का निर्माण। ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि युवा शक्ति के लिए रोजगार वगैरह उत्पन्न करना, ये था दूसरा। तीसरा हमने देखा था क्या था कि मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि बृहद अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखना। ये 3 हमने मुख्य विजन देखे थे। ठीक है, विजन। इसके बाद हमने देखा था कि सरकार की क्या प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं। सरकार की अमृत काल के संदर्भ में प्राथमिकताएं क्या क्या है। इन प्राथमिकताओं में हमने देखा था सप्तऋषि की संकल्पना। सप्तऋषि, सप्तऋषि पहले का नाम था समावेशी विकास। ठीक, समावेशी विकास। दूसरे ऋषि का नाम था अंतिम छोर पहुंच, क्या अंतिम पंक्ति तक पहुंच, रीचिंग द लास्ट माइल पहुंच। तीसरा हमने क्या देखा था इसी कंटेक्स्ट में? तीसरा हमने देखा था अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी कि क्षमताओं को उन्मुक्त करना, को उन्मुक्त कर देना, अनलिश कर देना, क्षमताओं को उन्मुक्त करना। चौथा हमने देखा था अवसंरचना एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इन्वेस्टमेंट। अवसंरचना एवं निवेश, ये दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि याद होना आवश्यक है। मल्टीपल टाइम जितना बार बार देखिएगा, बार बार एक चीज को दोहराइएगा, याद हो जाना उतना ही आसान होता है। एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है until and unless स्वामी विवेकानंद ना हो। ठीक ना, तो स्वामी विवेकानंद तो एक ही है ना। चलिए, पांचवा हमने देखा, पांचवे जो ऋषि थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था युवा शक्ति, यूथ पावर। छठे ऋषि का नाम था, छठे ऋषि का क्या नाम था? छठे ऋषि का नाम था वित्तीय क्षेत्र। और सातवें ऋषि का क्या नाम था? सातवें ऋषि का क्या नाम था इसी में? सातवें ऋषि का नाम था वित्तीय क्षेत्र के बाद ग्रीन ग्रोथ, हरित समृद्धि, हरित विकास। ठीक है, तो ये रहे हमारे 7 ऋषि। इन्हीं 7 ऋषियों के बारे में हमने कल पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने समावेशी विकास के अंतर्गत ये वाला जो ऋषि है इनके अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया था? एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक ना, इसके अंतर्गत जो कृषि के संदर्भ में प्रावधान थे वो हमने देख लिए थे, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। इस तीनों से संबंधित प्रावधान हमने देख लिए थे। अगला देखा था हमने अंतिम व्यक्ति तक पहुंच या अंतिम पंक्ति तक पहुंच। इसमें हमने देखा था कि पीवीटीजीज के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, ये सब हमने देखा था। भारत श्री क्या है, ठीक ना, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, पांडुलिपियों के संरक्षण से संबंधित था, डिजिटलीकरण करना था। 1 लाख पांडुलिपियों के लिए एक साल में टारगेट रखा गया है कि उनका डिजिटलीकरण कर देना है। यहां तक बात समझ में आ गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ऋषि की तरफ। अगले ऋषि क्या है?
अगले ऋषि की तरफ, यही देखिए, इसी को जो है ना कल मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था की फीचर्स ऑफ बजट 2023-24, इस रूप में जो मैं दिखाना चाह रहा था वो यही है। ये देखिए विजन फॉर अमृतकाल, यही कल हम लोगों ने देखा था। क्या विजन थे कि अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन, ठीक ना, कि युवाओं के लिए या फिर मतलब हमारे नागरिकों के लिए अवसरों की को उत्पन्न करना। दूसरा था ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, रोजगार रोजगार उत्पन्न करना, ये दूसरा विजन है अमृतकाल का। अमृतकाल बता चुका हूं, 75th ईयर से 100th ईयर, यानी कि अभी हम कौन से दौर में जी रहे हैं, हम जी रहे हैं अमृतकाल में, ठीक ना। 2022 से लेकर 2047 तक के बीच के टाइम फ्रेम को क्या कह रहे हैं हम, अमृतकाल। तीसरा हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित विशेषताओं पर ध्यान देना या इनको स्टेबल बनाए रखना, ठीक ना। तो ये थे हमारे विजन। इसके बाद ये देखिए सप्तऋषि, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की, यही है वो सारे सप्तऋषि। अब इन्हीं सप्तऋषि में पहले सप्तऋषि की हमने बात की थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, जिनके बारे में हमने क्या क्या देखा था। ये देखिए, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए, किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। दूसरा था एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड क्रिएट करना था, ठीक ना, एग्री एक्सेलरेटर फंड, जिससे क्या है उद्देश्य कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको फंडिंग प्रदान करना, ताकि वो नवाचार वगैरह कर सके, नवाचार को बढ़ावा दे सके। अगला पॉइंट क्या था, आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्लीन प्लांट प्रोग्राम में क्या था कि ऐसे प्लांटिंग मटेरियल, मतलब इस तरह की बीजों का निर्माण करना, इस तरह के वो नर्सरी में पौध का निर्माण करना जो डिजीज फ्री हो, ठीक ना। तो ये देख लीजिएगा, टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अगला क्या था, टारगेटेड फंडिंग, 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर में ऋण से संबंधित इस साल के लिए, ठीक ना। पिछले साल जो है ये लगभग 18.6 लाख करोड़ था, जिसको इस साल बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है, ठीक ना। अगला क्या है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, किसका, मिलेट का, जिसको क्या कहा गया है, श्री अन्न, ठीक ना। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां है, हैदराबाद, ठीक ना, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमने देखा था क्या कि स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि भंडारण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत जो है वो भंडारण सुविधाओं का विकास करने की बात की गई है। ये देख लिया हमने, एग्रीकल्चर से संबंधित फटाफट देख लिया, ठीक ना। अच्छा हाँ, इसमें देख लीजिएगा, इसमें एक छोटा सा एरर है, ठीक ना, इसमें एक छोटा सा एरर है। मोर क्रेडिट टू जो एग्रीकल्चर सेक्टर दे रखा है ना, इसमें आपको यहाँ पर 186 दे दिया है, ठीक ना। 186 लाख करोड़ बहुत होता है, 18.6 लाख करोड़ है, जब बिंदी छूट गया है बस, ठीक ना। यहाँ पर है 15.8 लाख करोड़, यहाँ है 13.9, अरे तब ना 18.6 लाख करोड़ था, तब ना इस साल बढ़ा के 20 लाख करोड़ किया गया। 186 लाख करोड़ बहुत होता है, ठीक ना। इस डाटा को अगर आप चाहें तो मैं और एक जगह और क्लैरिफाई कर सकता हूँ, मतलब ये मिस्टेक हो गया है, मतलब वैसा वाला नहीं, टाइपिंग एरर होगा, ठीक ना। इसको मैं आपको एक जगह और दिखा दूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर रहे कि सर जो बोल रहे हैं बजट को जो गलत बता रहे हैं तो वो बात सही बोल रहे हैं। दिखा देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे हो जाता है कई बार। अब इसके लिए जो है वो प्रिविलेज मोशन नहीं चलेगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये तो टाइपिंग एरर है ना, इसके लिए प्रिविलेज मोशन थोड़ी चला दीजिएगा। ये देखिए, ये इस साल का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक ना। इसमें देखिए हम जा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में, क्या हो गया, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। ये देखिए एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में जब हम गए ना तो हमें क्या देखना है, एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट कितना मिल रहा है। ये देखिए, ये देख रहा, कंटिन्यूड इंक्रीज इन, ये देखिए कंटिन्यूड इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, लाख करोड़। 2021-22 के लिए कितना है, 18.6 लाख करोड़। वहां पर यही बिंदी बीच से छूट गया है। उससे पहले वाला देखिए 15.8, उससे पहले देखिए 13.9, ठीक ना। तो इसीलिए ये सही है, वहां पर जो है वो एरर हो गया है। तो कोई नहीं, आप अपने तरफ से समझ लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा क्या है कि उसमें गड़बड़ी हो गई थी।
ठीक ना। तो यहाँ पर 18.6 होगा, 15.8 होगा, 13.9 होगा, ठीक ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट को बढ़ाने की बात की गई है। दूसरा, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, भारत में जो है वो खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो 300 मिलियन टन से पार हो चुका है। बात समझ में आया? जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये बताया था। अब आप सोच के देखिए, आखिर मुझे सपना आया था कि मुझे ये पॉइंट बताना ही चाहिए, बजट में मेंशन है, गवर्नमेंट खुद चर्चा कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि यदि सरकार खुद बार बार उसकी चर्चा कर रही है तो वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए? बात समझ में आया? ऐसे समझा जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो ये हमने देख लिया एग्रीकल्चर। इसके बाद हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास में ही क्या देखा था? हेल्थ सेक्टर। 157 नई नर्सिंग कॉलेजेस स्टैब्लिश करने हैं, कहां? को लोकेशन में, जहां पर 2014 के बाद से 157 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई है, उन्हीं के बगल में 157 नर्सिंग कॉलेज स्टैब्लिश करने हैं। ये पॉइंट भी समझ में आया? ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। सिकल सेल एनीमिया क्या था? एक तरह का ब्लड कैंसर था, जिसमें क्या है कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो सिकल के आकार के हो जाते थे। आपके जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल के आकार के हो जाते थे। इसका टारगेट क्या रखा गया था? इसका टारगेट रखा गया था 2047। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2047 तक इसको समाप्त करने की बात की गई है। अगला प्रोग्राम क्या है कि रिसर्च को प्रमोट करने के लिए आईसीएमआर की लैब्स जो है, आईसीएमआर के लैब्स जो है वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबके लिए खोल दिए गए हैं। अगला क्या है कि फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में रिसर्च को प्रमोट करना है। टू बी मोर प्रिसाइज, मेडिकल डिवाइसेस के रिसर्च को मतलब प्रमोट करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स स्टैब्लिश किया जाएगा। एक नया कोर्स लॉन्च किया जाएगा जिसमें क्या है, युवाओं को सिखाया जाएगा कि किस तरह से जो है वो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह को बनाया जा सकता है उस दिशा में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। आपके आंसर वगैरह में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। क्या है कि हेल्थ सेक्टर पर गवर्नमेंट का खर्च जीडीपी के 1.4% से बढ़कर पहली बार 2.1% पहुंच गया है, ठीक ना, 2023 में। ये डेटा जो है, ये ब्लू वाला जो डेटा है वो 2019 का दिखा रहा है, ठीक ना। हेल्थ सेक्टर में टारगेट क्या है? जीडीपी का 3%, जीडीपी का 3% ऑफ जीडीपी। 2017 में जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो बनाई गई है, उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत सरकार को अपने जीडीपी का 3% स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। तो 3% का टारगेट है। बढ़ते बढ़ते अभी हम कहां पहुंचे हैं? अभी हम 2.1% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गए हैं। यहां तक बात समझ में आई? सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर में टारगेट क्या है? कोई अंदाजा? यदि हम 1986 के भी 1986 के भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखें और अभी वर्तमान के 2020 के भी जो नई शिक्षा नीति है, इन दोनों को देखें तो दोनों में ही टारगेट था कि 6% ऑफ जीडीपी शुड बी 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर हमारी कुल जीडीपी का 6% खर्च हो, ये टारगेट है। अब हम कहां पहुंच गए हैं? 2.9% ऑफ जीडीपी, ठीक ना। अभी भी आधे से भी कम पर हैं। बात समझ में आ रहा? जो हमारा लक्ष्य है कि जीडीपी का 6% होना चाहिए, उसके आधे से भी कम पर हैं अभी। बात समझ में आ रहा? ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह में यूज कीजिएगा। हेल्थ पर कोई भी आंसर लिख रहे हो आप सॉल्यूशन में दीजिए सीधे, क्या कि जो लक्ष्य है हमारा 3% जीडीपी के खर्च करने का, वो उसको पहुंचा देंगे तो बट ऑब्वियस है कि स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सकती हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप बता सकते हैं क्या कि सॉल्यूशन के रूप में कि 6% जीडीपी का टारगेट 1986 से चला आ रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनको सॉल्यूशन के रूप में प्रदान कर सकते हैं। ये दो डेटा याद रखिएगा। एजुकेशन के सेक्टर की में क्या क्या किया गया था? एक तो पहला डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, ये संस्था है, इनको बोला गया है क्या कि सिखाओ, क्या सिखाओ शिक्षकों को कि इनोवेटिव तरीके से कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है। नई नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैं यूज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिंपल बोर्ड वगैरह नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाना, तो इनका प्रयोग करके कैसे जो है वो बच्चों को और ज्यादा अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है उसका।
दूसरा क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करना है पंचायत वार्ड लेवल पर, ताकि बच्चों युवाओं में पढ़ने पढ़ाने के जो आदत जो है ना उसको फिर से स्टैब्लिश किया जा सके। आज हो गया है ना आदत, रील बनाना, टिकटॉक बनाना, वो सब आदतें जो हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। गेम खेलना इधर उधर, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्या किया जा रहा है, बोला गया है कि पंचायत वार्ड लेवल पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जाए, ताकि पढ़ने की आदत को फिर से बच्चों के अंदर डाला जा सके, युवाओं के अंदर डाला जा सके, ठीक ना। इसके बाद हमने देखा था, ये तो हमने देख लिया था क्या कि सरकार ने क्या क्या किया है। सरकार ने अपनी जो बड़ाई की थी, मतलब जो क्या क्या उन्होंने कदम उठाया, हमने देखा था कि 9 करोड़ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के कनेक्शन दे दिए गए हैं। पीएम किसान के अंतर्गत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जा चुका है। इंश्योरेंस कवर, जनधन, कोविड, ये सारे हमने देख लिए थे जिसमें सरकार ने अपने गिनाए थे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा सरकार ने और क्या क्या बताया है। पहला बताया है क्या कि ग्रोथ रिमेन रेजिलिएंट, कि यानी कि ग्रोथ जो है ना, विकास जो है वो रेजिलिएंट रहा है, यानी कि सतत रहा है। क्या दिखा रहा है, ये देखिए, ये वाला जो बार है ना, ये दिखा रहा है 2020 के टाइम जो है वो जीडीपी कहां तक थी हमारी, ठीक ना। फिर हमने क्या देखा कि 2021 में यानी कि कोविड के दौर में क्या हुआ, इसमें फॉल आया, ठीक ना। लेकिन फिर हमने क्या देखा, जस्ट अगले साल ही हमने रिकवरी कर दी और पिछले वाले लेवल से भी हम ऊपर पहुंच गए। दिस इज व्हाट इज नोन एज वी शेप रिकवरी। आपने सुना होगा ना, वी शेप रिकवरी, यही है वी शेप रिकवरी जिसकी बात चलती है। बात समझ में आया कि फॉल आया, जितना तेज फॉल आया उतना तेज ही क्या हुआ है, फिर से रीगेन हुआ है। दिस इज व्हाट इज नोन एज वी शेप रिकवरी। इसी को क्या कहते हैं, वी शेप रिकवरी। आपको दिख भी रहा है वी शेप, ठीक ना, आपको दिख रहा है वी शेप, तो इसी को कहते हैं वी शेप रिकवरी। गवर्नमेंट क्या कह रही है, और खैर गवर्नमेंट ने आगे बताया, अब तो हम प्री कोविड लेवल यानी कि कोविड से पहले के लेवल से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। ये दिख रहा ना, तो हम बहुत ऊपर उससे आगे पहुंच गए हैं। यानी कि सरकार ये बताना चाह रही है कि हम कोविड ने जितना हमें नुकसान पहुंचाया था, हम उससे काफी आगे पहुंच चुके हैं, कोविड को हम पीछे छोड़ चुके हैं। यही कहते हैं, इसी को कहते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक ना। अब पता चल गया ना वी शेप रिकवरी क्या होती है, ठीक। कोई नहीं, बाकी जब जीडीपी पढ़ा रहा हूंगा, मतलब जब बाकी बता रहा हूंगा ना फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह, तो उस टाइम बाकी बताऊंगा कि के शेप रिकवरी क्या होती है, यू शेप रिकवरी क्या होती है, जेड शेप रिकवरी क्या होती है, सब बताऊंगा। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होती है, ठीक। अभी वी शेप समझ में आ गया। अंदाजा लगाने को तो आप इससे भी लगा सकते हैं, आप जरा सोच के देखिए, इसी में अगर ऐसा हो जाता, इसी में अगर ऐसा हो जाता कि अर्थव्यवस्था नीचे आती, जैसे यहाँ आई, और उसके बाद मान के चलिए 1-2 साल तक जो है वो नीचे ही रहती और फिर जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती, तो ये क्या होता, यू शेप रिकवरी। सिंपल सी बात है, ठीक ना। अगर मान के चलिए क्या है, अर्थव्यवस्था नीचे आई, फिर मान के चलिए अगले साल ही बढ़ी, लेकिन फिर अगले साल कोविड आ जाता और फिर गिर जाती, या मान के चलिए कोई और समस्या आ जाती जिसके कारण फिर से अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती और फिर धीरे धीरे उठती, तो ये क्या बन गया, डब्ल्यू शेप रिकवरी। बात समझ में आया। इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है वी शेप, यू शेप, डब्ल्यू शेप रिकवरी, ठीक ना। देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे तेज रिकवरी कौन से शेप में होती है, सबसे फास्ट रिकवरी, सबसे त्वरित रिकवरी जो है वो कौन से शेप में होती है, यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, जेड शेप, ये शेप किस कौन से में होती है, एनी आइडिया। हाँ, वी शेप ना, वी शेप में होती है ना, ठीक। ऐसे ही गलती होगा वी शेप में नहीं होती है, सबसे तेज रिकवरी होती है जेड शेप में। जरा बात को समझिए कैसे, ये है मान के चलिए अर्थव्यवस्था का ग्राफ, ठीक ना। अर्थव्यवस्था ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही थी, ये बढ़ रही थी अर्थव्यवस्था। तभी क्या हुआ, कोविड आया, कोविड आया जिसने क्या किया, अर्थव्यवस्था को नीचे कर दिया, ठीक। फिर से क्या किया, अर्थव्यवस्था में रिकवरी आई और फिर से ये आगे चलने लग गया। ये कौन सा शेप हुआ, दिस इज वी शेप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जरा देखिए, इसी के जस्ट बगल में मैं ड्रॉ कर रहा हूं की शेप रिकवरी को, जेड शेप रिकवरी को, ठीक। यहां देखिए, अर्थव्यवस्था ऐसे ग्रो कर रही थी, कोविड आया, नीचे गया, रिकवरी हुई, उससे भी ऊपर, फिर यहां आई और तब चल रही है। अब जरा देखिए, ये जेड बना कि नहीं, ये देखिए ये जेड बना कि नहीं,
अब जरा देखिए, रिकवरी जो हुई है इसमें इतनी ही दूर तक हुई, लेकिन इसमें पिछले वाले लेवल से भी ऊपर चली गई। दैट इज व्हाई जेड शेप इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट रिकवरी। अंतर समझ में आया? जेड शेप रिकवरी जो है वो क्यों फास्टेस्ट कही जाती है? क्यों? क्योंकि जेड का जो शेप बनता है ना, इसमें पिछले वाले लेवल से भी ऊपर चला जाता है और फिर उसके बाद आके धीरे धीरे डाउन होता है। दैट इज व्हाई जेड शेप इज कंसीडर्ड एज द फास्टेस्ट रिकवरी। ठीक ना? फास्टेस्ट रिकवरी की यदि हम बात करेंगे तो जेड शेप, वी शेप नहीं। अब दोनों में अंतर क्लियर हुआ? जब हम के शेप रिकवरी की बात करते हैं तो के शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है? के शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है कि अर्थ क्या हो गया? के शेप रिकवरी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र में रिकवरी की दर अलग अलग है। जैसे मान के चलिए क्या है कि ये हो रहा था विकास, ठीक ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? मान के चलिए ये फॉल आया कोविड 19 के कारण या किसी भी अन्य समस्या के कारण। क्या हो गया? ये फॉल आया। अब जो रिकवरी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है? कुछ सेक्टर में तो रिकवरी दिख रही है, लेकिन कुछ सेक्टर अभी भी नीचे जाते जा रहे हैं। बात समझ में आया? कुछ सेक्टर में रिकवरी देखी गई, लेकिन कुछ सेक्टर अभी भी बर्बाद ही होते जा रहे हैं या उनमें डाउनफॉल अभी भी बना हुआ है। अब जरा देख के बताइए, ये आपको नहीं देखने में लग रहा है के जैसा शेप? दिस इज व्हाट इज नोन एज के शेप रिकवरी। कुछ क्षेत्र में तो वृद्धि हो गई, रिकवरी हो गई, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी बर्बाद ही हैं या उनमें जो है वो डाउनफॉल अभी भी चल रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन एज के शेप रिकवरी। यहां तक क्लियर है? ठीक ना? तो ये अलग अलग शेप भी बता दिए आपको इसी के साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर, खासकर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि शहरी बेरोजगारी दर जो है वो 4 साल के लो पर पहुंच गई है। यानी कि कोविड के दौरान जो हमने देखा कि बेरोजगारी दर जो है वो बढ़कर 20.9% थी, और कोविड से पहले, ये देख रहे हैं, जून सितंबर दिसंबर 2019, यानी कि कोविड से पहले बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 8.9% थी, वो आज घटकर कितनी पर आ गई है? 7.2। यानी कि सरकार का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कम हो रही है। ठीक ना? अब बिल्कुल आप आंसर लिख रहे होंगे ना बेरोजगारी पे, तो अगर आपको पक्ष में दिखाना है कि हाँ बेरोजगारी कम हो रही है एंड ऑल दैट, तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक ना? अपने सपोर्ट में इस डेटा को यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बजट में क्या बताया है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 7.2% रह गई है। ठीक ना? ये भी क्लियर है? तो इसके बाद हम देख रहे थे अगला, रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि अंतिम छोर तक पहुंच, जिसमें हमने क्या क्या देखा था? पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन अलग से लॉन्च किया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब के विकास के लिए अलग से एक मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक ना? अगला क्या देखा था हमने? फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वही अपर भद्रा प्रोजेक्ट, उसके लिए जो है वो अलग से फंड एलोकेट किया गया है, ताकि वो जो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, भद्रा और तुंग के नदी के बीच में, वहां पर क्या हो सके कि सूखे की समस्या का निदान हो सके, पेयजल की समस्या का निदान हो सके। इसी दिशा में आगे क्या किया गया था? 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए शिक्षक एवं अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करने की बात की गई थी। और अगला था भारत श्री यानी कि भारत शेयर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ रिपोजिटरी, ये भी तैयार करने की बात की गई थी। यहां तक हमने कल देख लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले ऋषि की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना एवं निवेश। ठीक ना? अवसंरचना एवं निवेश, ये है तीसरे ऋषि, अवसंरचना एवं निवेश। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पूंजी निवेश। यानी कि ये इस तरह का खर्च होता है जिससे किसी पूंजी का निर्माण हो रहा होता है। जैसे कि किसी के भी खर्च, आप अपने भी खर्चों को यदि जोड़ें तो आपके खर्चों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी जिसको हम कहते हैं राजस्व खर्च यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी खर्च। बात समझ में आ रहा?
राजस्व खर्च का मतलब होता है कि जिससे कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा है, जो आपके दैनिक जीवन में, दैनिक खर्चों में जो आता है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं राजस्व खर्च। जैसे कि खाने पीने में, रहन सहन में, आपके जो है वो लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में, इस सब चीजों में जो खर्च होता है, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उन सबको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं राजस्व खर्च। ठीक ना, इनको हम क्या कहते हैं? राजस्व खर्च। सिमिलरली सरकार के भी ऐसे ही खर्चे होते हैं, ठीक ना, एम्प्लॉइज की सैलरी, अलग अलग संस्थान जो बना रखे हैं उनको मेंटेन करने में, ठीक ना, गवर्नमेंट के जो अलग अलग योजनाएं चल रही है, इन सब में जो खर्च चल रहा है, जो सरकारी योजनाएं, ये सारे कहलाते हैं राजस्व खर्च। क्यों? क्योंकि ये चले आ रहे हैं, ये आगे भी चलते रहेंगे, इनसे कुछ नया नहीं क्रिएट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी तरफ होता है पूंजी खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास पैसा आया, मैंने क्या किया? उससे कुछ नया स्किल सीख लिया, उससे कुछ मैंने नया कौशल सीख लिया। अब जरा सोच के देखिए, उस कौशल के दम पर मैं ज्यादा अच्छा कमा पाऊंगा ना, मेरा इंक्रीमेंट होगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। क्या फिर मान के चलिए मेरे पास पैसा आया, मैंने क्या किया? उससे क्या किया? कुछ सीख लिया, कुछ नया, अपना एजुकेशन, अपनी डिग्री ऊपर कर ली, या फिर मान के चलिए कुछ नया कहीं जाके पढ़ लिया, कोई नई डिग्री हासिल कर ली। अब जरा सोच के देखिए, ये जो खर्च कहलाएगा, इट विल बी टर्म्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको क्या कहेंगे? पूंजी निवेश। बात समझ में आ रहा? मेरे पास सरप्लस पैसा आया, मैंने क्या किया? उसको निवेश कर दिया किसी चीज में, जमीन में या बिजनेस में या शेयर मार्केट में, कहीं पर मैंने निवेश कर दिया। अब क्या होगा? जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ेगी, मेरा वो कैपिटल भी बढ़ेगा। These type of expenses are known as capital expenditure. इनको क्या कहा जाता है? पूंजी खर्च। ठीक ना, जब बजट पढ़ा रहा हूँ, जब फिस्कल सिस्टम पढ़ा रहा होगा, उस टाइम डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बस काम, इस बजट को समझने के लिए जितना काम आ रहा है, बस मैं उतना ही बता रहा हूँ। आगे हम लोग चैप्टर में जाएंगे ना जब, तो डिटेल में बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है? अपने पूंजी खर्च के आउटले को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आउटले को 33% बढ़ा दिया है। ठीक ना, 33%, यानी कि 7.5 लाख करोड़ से सीधे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश पर खर्च को बहुत तेजी से बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करने से मल्टीप्लायर इंपैक्ट क्रिएट होता है। मल्टीप्लायर इंपैक्ट। अब पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि सर ये मल्टीप्लायर इंपैक्ट का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मल्टीप्लायर इंपैक्ट मीन? बात को समझिएगा, मल्टीप्लायर इंपैक्ट क्या होता है? मल्टीप्लायर इंपैक्ट जरा देखिए, यहां पर सरकार ने क्या किया? निवेश किया। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने निवेश किया है। मान के चलिए किस पर? पुल बनाने में, सड़क बनाने में, इन सब में क्या किया है? निवेश किया है। इसी तरह के निवेश होंगे, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, यदि निवेश हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोजगार उत्पन्न होंगे। अरे सिंपल सी बात है, पुल बनाने में, सड़क बनाने में और भी तरह की अवसंरचनाओं के निर्माण में क्या होगा? उससे क्या होगा? रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अब जरा सोच के देखिए, यदि रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट निवेश हो रहा है। साथ ही साथ इस निवेश के कारण क्या होगा? भारत में अन्य क्षेत्रों से एफडीआई आना। क्यों? क्योंकि अब बढ़िया सड़कें हैं, ठीक ना, बढ़िया पुल है, कनेक्टिविटी है, तो भारत में और ज्यादा निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ता है, ठीक ना, निवेश बढ़ता है। इस निवेश के कारण क्या होता है? नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई नई फैक्ट्री लगेंगी, जिसके कारण क्या होगा? और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्ट भी रोजगार मिल रहा है, इनडायरेक्ट भी रोजगार मिल रहा है ना, दोनों तरफ से रोजगार मिल रहा है। अब जरा सोच के देखिए, यदि नई फैक्ट्रियां लगेंगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनियों को प्रॉफिट ज्यादा होगा। कंपनियों को प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। पहले मेरे पास 2 ही फैक्ट्री थी, तो मान के चलिए मैं साल भर में जो है वो 5 लाख कमा रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था। अब मैंने 2 फैक्ट्री और लगा दी। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, तो इससे मुझे लग रहा है क्या कि निवेश और ज्यादा किया जा सकता है। जरा सोच के देखिए, यदि फैक्ट्री ज्यादा लगेंगी, कंपनियों का लाभ बढ़ेगा, तो क्या होगा? सरकार को टैक्स भी तो ज्यादा मिलेगा, सरकार को कर ज्यादा मिलेगा।
सी बात है, पहले 5 लाख पर जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ रहा था, अब मान के चलिए आपका प्रॉफिट बढ़ के 8 लाख हो गया है, तो 8 लाख पर अब टैक्स दे रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा ना। अब जरा सोच के देखिए, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट और ज्यादा निवेश करेगी। अब दिख रहा है ये चक्र फिर से ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। देख रहे हैं, एक चीज बस निवेश करो, निवेश के कारण देख रहे हैं बाकी चीजें अपने आप बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, ठीक ना। इतना ही नहीं, इसमें और कैच है, इसको मैं उधर समझाता हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा गचपच हो गया है। एक बार समझिए मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, प्रभाव। मैंने क्या बोला, मतलब बजट में क्या लिखा हुआ था, बजट में लिखा हुआ था कि पूंजी निवेश के माध्यम से मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। पूंजी निवेश का क्या मतलब है, अवसंरचना वगैरह पर निवेश, जिसके माध्यम से किसी पूंजी का निर्माण हो रहा है। इस चार्ट को एक बार समझ लीजिए आप, बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन जो एनालिसिस के बेसिस पर होते हैं ना, आप कई सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद कर लीजिएगा। इस चक्र को एक बार समझ लीजिए। और मेंस वगैरह में जो उस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सुझाव दीजिए, तो वहां पर आपको इस तरह के मॉडल प्रेजेंट करने पड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा था कि पूंजी निवेश के माध्यम से क्या होगा, देश में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा, निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा। निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ने से क्या होगा, निजी क्षेत्र का लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़ने से क्या होगा, कर बढ़ेगा। कर, टैक्स रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। रेट उतना ही रहेगा, लेकिन आप पहले 5 लाख पर लग रहा था, अब 8 लाख पर लग रहा है, तो ज्यादा लगेगा ना, ज्यादा मिलेगा ना। कर बढ़ेगा, कर बढ़ेगा, इससे सरकार के पास सरकार की आमदनी बढ़ेगी। अब सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो फिर से पूंजी निवेश होगा। दिस इज मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। ये दिख रहा ना, ये चक्र, ये तो हो गया मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, प्रभाव। इसी को देखिए दूसरे तरीके से, क्या है, पूंजी निवेश सरकार ने बढ़ा दिया, पूंजी निवेश क्या किया है, सरकार ने बढ़ा दिया। इसके कारण क्या हुआ, रोजगार उत्पन्न हुए, सीधे सीधे डायरेक्ट रोजगार उत्पन्न हुए ना। क्यों, क्योंकि पुल बनाने में, सड़क बनाने में, बाकी कुछ भी अवसंरचना निर्माण करने में रोजगार तो बढ़ेंगे ही। रोजगार बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा आया, हाथ में पैसा आएगा ना। पहले निठल्ले बैठे हुए थे, अब मान के चलिए रोजगार मिल गया है तो हाथ में पैसा आया। हाथ में पैसा आया यानी कि ये क्या करेंगे, ये बाजार में मांग उत्पन्न करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। पहले मान के चलिए पैसा नहीं था तो क्या करते हैं, एक शर्ट 2 शर्ट से काम चला रहे थे, अब मान के चलिए रोजगार मिला है, पैसा आया है, तो लोग खर्च करते हैं ना। लोग जो है वो जरूरत की चीजें खरीदना प्रारंभ करते हैं। पहले जूता फटा हुआ था तो एक तो नया जूता खरीदेंगे, 2 शर्ट ही पहनते थे धो धो के, अब मान के चलिए एक और खरीद लेंगे, ठीक ना। तो सब लोग जो है वो क्या करते हैं, हाथ में पैसा आता है तो मांग क्रिएट करते हैं। अब जरा सोच के देखिए, यदि अर्थव्यवस्था में मांग क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपनियां निवेश करेंगी, निजी क्षेत्र निवेश करेगा। क्यों, क्यों, क्योंकि मार्केट में मांग है। तो निजी क्षेत्र विस्तार, बात समझ में आ रहा, निजी क्षेत्र विस्तार करेगा। निजी क्षेत्र के विस्तार होने से देखिए 2 चीजें क्रिएट हो रही है। पहला तो क्या होगा, रोजगार भी उत्पन्न होंगे, और दूसरा क्या होगा, लाभ भी बढ़ेगा। लाभ बढ़ेगा तो कर बढ़ेगा, और कर बढ़ेगा तो पूंजी निवेश फिर से बढ़ेगा। देख रहे हैं, यहां से भी आप सोच सकते हैं, यहां से भी ये चक्र अलग चल सकता है। ये देखिए, इसी के अंदर मैं 2 चक्र आपको दिखा रहा हूं। एक चक्र तो ये वाला हो गया कि निजी क्षेत्र मांग बढ़ने के कारण रोजगार, रोजगार से फिर हाथ में पैसा, फिर मांग, फिर रोजगार, ये चक्र अलग है। और निजी क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा तो लाभ बढ़ता चला जाएगा, और लाभ बढ़ने से कर बढ़ेगा, कर बढ़ने से सरकार के पास पैसा, फिर से पूंजी निवेश, पूरा चक्र। दिस इज व्हाट इज नोन एज द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। इसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। देख रहे हैं ना, इम्पैक्ट, प्रभाव जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक ना।
तो इसीलिए कहा जाता है कि निवेश, अवसंरचना में निवेश का मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। इसी कारण से आप देख लीजिएगा ना कि जब भी अर्थव्यवस्था के सामने संकट वगैरह आता है ना, कोई भी, जैसे कि मंदी का दौर चल रहा हो या किसी भी तरह की समस्या आती है अर्थव्यवस्था के समक्ष, तो सरकारें क्या करती है, पूंजी निवेश पर बल देती है, खूब सारा खर्च करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप में मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। ठीक ना? तो मल्टीप्लायर इंपैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आंसर वगैरह में यूज कीजिएगा, मेंस वगैरह के आंसर में। ठीक ना? सरकार ने क्या किया है इस बार के बजट में, 33% आउटले बढ़ा दिया है, 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करेंगे ना, यदि राज्य सरकारों को पैसा चाहिए, लेकिन शर्त क्या है कि ये जो पैसा हम तुमको देंगे ना, इसको तुमको पूरा का पूरा किस पर लगाना होगा, अवसंरचना पर ही निवेश करना होगा। यदि ऐसा पैसा चाहिए तब तो हम तुमको 50 साल का लोन देंगे, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक ना, जीरो इंटरेस्ट, 50 साल में लौटाना आराम से। ठीक है, लेकिन बस शर्त क्या है कि ये जो पैसा दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा तुमको किसमें लगाना होगा, ये पूरा का पूरा पैसा तुम्हें लगाना होगा अवसंरचना निधि में। बात समझ में आया? तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा 25 साल, 20 साल, 30 साल, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा 50 साल का लोन मिल रहा है। ठीक ना? अगला देखिए, हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले फॉर रेलवे, यानी कि रेलवे में अवसंरचना निर्माण करने के लिए पहली बार इतना 2.4 लाख करोड़, इट इज द हाईएस्ट एवर, आज तक का सबसे ज्यादा कैपिटल आउटले प्रदान किया गया है रेलवे को, 2.4 लाख करोड़ का। ठीक ना, ये बात भी समझ में आई? अगला देखिए, 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इनमें क्या करना है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। ठीक ना, जैसे कि पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर, इन सब में कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है। कैसे? कि जहां पर पोर्ट है वहीं से रेलवे रूट हो, ठीक ना, वहीं से विमानपत्तन हो, ठीक ना, इस तरह का कनेक्टिविटी इंश्योर करना, ताकि क्या हो सके कि इन कमोडिटीज की एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका परिवहन जो है वो बहुत ही स्विफ्ट हो सके। इसको आप कह सकते हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, अलग अलग मोड के बीच में कनेक्टिविटी हो। ऐसा नहीं हो क्या कि अब पोर्ट के आसपास जो है ना तो सही से क्या बोलते हैं सड़क ही ठीक से है, ना रेल, रेल तो वैसे भी नहीं है, तो इसमें दिक्कत होती है। क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है कि 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड टू एंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। ठीक ना, अगला क्या है, क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि शहरी अवसंरचना को विकास करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में और सारी अवसंरचना का निर्माण करना है। इसके लिए यूआईडीएफ, यूआईडीएफ क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड, ठीक ना, शहरी अवसंरचना विकास फंड का निर्माण किया जा रहा है या उसको निर्माण करने की बात की जा रही है। शहरी अवसंरचना विकास फंड, इसके निर्माण की बात की जा रही है। इससे पहले जो है वो आरआईडीएफ का निर्माण किया गया था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक ना, उसी के तर्ज पर इस बार के बजट में क्या बोला गया है कि हम, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में फंसाने के लिए बोलेगा कि टीयर 1 सिटीज के लिए यूआईडीएफ की का गठन किया जा रहा है, गलत है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए किया जा रहा है। ठीक ना, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए वो यही स्टेटमेंट देगा कि टीयर 1 सिटीज के लिए यूआईडीएफ नहीं, गलत है, टीयर 2 टीयर 3, ठीक ना। आरआईडीएफ पहले जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था ना, ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड, उसी के तर्ज पर इस बार के बजट में शहरी अवसंरचना विकास फंड का गठन किया जा रहा है। ठीक ना, ये थे आपके किससे संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में था, एक्चुअल वाले में देख लेते हैं कुछ और पॉइंट जो थोड़े से ज्यादा हैं इससे, तो उनको भी एक बार देख ही लेते हैं। ये देखिए, यही था ना बजट जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग कहां पहुंच गए थे,
बुक ट्रस्ट, रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल के बाद ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। यही थे ना हम लोग कल। हाँ, ये देखिए वही बात, मल्टीप्लायर इंपैक्ट बता रखा है, अब संरचना पर निवेश का होगा। अगला क्या है, 33% बढ़ा दिया गया है 10 लाख करोड़, ठीक ना, 10 लाख करोड़ से, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आउटले ऑफ 2019-20 कि 2019-20 में जितना निवेश किया गया था ना उसका 3 गुना है इस साल जो अवसंरचना पर निवेश किया गया है, वो उसका कितना है, 3 गुना है। ये बात भी समझ में आई, ठीक ना। ये भी मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी पीटी में आपसे पूछ सकता है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.3% ऑफ जीडीपी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जीडीपी का 3.3%, जीडीपी का 3.3% केवल अवसंरचना पूंजी निवेश में खर्च किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है और चूंकि बजट में मेंशन्ड है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। 3.3 ऐसे तो नहीं पूछेगा, ऑप्शन के रूप में देगा 5%, 3%, 4%, तो आपको पता होना चाहिए कि 3% के आसपास है, ठीक ना। आगे देखिए, बात को जरा समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा मैं बात को और क्लियर करना चाहता हूं। देखिए 10 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट सीधे खर्च करना चाह रही है, केंद्र सरकार सीधे खर्च कर रही है अवसंरचना निवेश में, लेकिन इतना ही नहीं, इनडायरेक्टली केंद्र जो है वो राज्य सरकारों को भी तो पैसा देती है ना, राज्य सरकारों को जो पैसा देती है उसका भी कुछ पर्टिकुलर बात बताइए। ग्रांट के रूप में केंद्र ने राज्यों को पैसा दे दिया, लेकिन क्या राज्य वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो खाने पचाने में ही खर्च कर देगी? ऐसा तो नहीं होता है, राज्य सरकारें भी कुछ सड़क वगैरह का निर्माण करती है, ठीक ना। तो एक बात बताइए, इनडायरेक्टली तो वो पैसा भी तो पूंजी में ही खर्च हो रहा है ना, पूंजी निवेश में ही खर्च हो रहा है ना। दैट इज व्हाट इज नोन एज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है प्रभावी पूंजी खर्च। अब समझ में आया, प्रभावी पूंजी खर्च किसको कहते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जो ग्रांट दिया जाता है ना, केंद्र ने जो ग्रांट दिया है, या मान के चलिए किसी भी तरह का वो जो कर शेयर दिया जाता है, पढ़ाऊंगा, केंद्र सरकार का जो जितना टोटल कलेक्शन होता है ना टैक्स, उसका फाइनेंस कमीशन के अनुसार 41% जो है वो राज्यों में बढ़ता है, बताऊंगा अगले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए, ये जो पैसा मिला है राज्य सरकारों को, ये वैसे तो केंद्र सरकार के राजस्व खर्च में काउंट होता है, ठीक ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन आप खुद सोच के बताइए ना, क्या राज्य सरकारों को जो पैसा मिला वो सारा का सारा राज्य सरकार राजस्व खर्च में ही खर्च कर लेगी? उससे कुछ ना कुछ अवसंरचना भी तो बनाती है, रोड वगैरह बनाना, कुछ स्कूल वगैरह बनाना, कुछ ना कुछ तो खर्च करती ही है ना। तो जब उस वाले सेक्शन को कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में लेते हैं ना, तो देन दैट इज नोन एज इफेक्टिव पूंजी खर्च, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी पूंजी खर्च। तो यदि इस तरह के खर्च को यदि जोड़े तो 3.7 लाख करोड़ अनुमान है, बजट का अनुमान है कि राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाएगा ना इस साल, उसमें से लगभग 3.7 लाख करोड़ तो वो भी पूंजी में खर्च करेंगे ही करेंगे। तो अब जरा सोच के देखिए, इस साल के लिए पूरा पूंजी पर खर्च कितना हो गया, 10 लाख करोड़ केंद्र सरकार का सीधे सीधे, और 3.7 लाख करोड़ जो राज्यों के माध्यम से होने वाला है। तो यानी कि इस साल देश में पूंजी निवेश पर खर्च कितना होगा, टोटल 13.7 लाख करोड़, which will contribute 4.5% of India's GDP, which is highest ever in Indian history, जो कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा में से एक है। इन दोनों में अंतर समझ में आया? 10 लाख करोड़ केंद्र सरकार सीधे खर्च कर रही है, कि जो 3.7 लाख करोड़ है ये केंद्र सरकार की तरफ से तो राजस्व खर्च है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार जो है वो इससे पूंजी निर्माण कर रही है, तो इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में हम लोग लिखते हैं और क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रभावी पूंजी खर्च। समझ में आया? तो इस तरह से यदि देखें तो इस साल जो है वो कितना खर्च होने वाला है, 13.7 लाख करोड़। आगे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वही 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक ना, बोला तो जा रहा है कि इसके कारण जो है ना वो 1.3 लाख करोड़ और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 13.7 लाख करोड़ अभी तक हमने देखा था और 1.3 लाख करोड़ और, यानी कि टोटल 15 लाख करोड़ जो है वो संभावना है कि पूंजी निवेश में खर्च होने की।
दिख रहा है, इतना सारा खर्च जो है वो पूंजी में हो रहा है। किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है, यदि पूंजी निवेश में खर्च हो ना तो ये अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जिससे विकास लंबे समय में बहुत तेजी से होता है। ये भी क्लियर है? आगे देखते हैं, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाने की बात की जा रही है। देख रहे हैं ना, रेलवे में, रोड में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में, इन सब में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक ना, पढ़ाऊंगा जब इंडस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, अगला ही चैप्टर है, तो उस टाइम बताऊंगा कि निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, सब बातें बताऊंगा। ठीक ना, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक ना, आगे क्या है, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक ना, कि अमृत काल के लिए हार्मोनाइज्ड यानी कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्मनी क्रिएट हो, इसके लिए जो है वो एक लिस्ट तैयार करने की बात की जा रही है। कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ बता ही चुका हूं। ठीक ना, 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को इंटीग्रेट करने के लिए ताकि कनेक्टिविटी हो सके। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड, ग्रेन सेक्टर, इन सब में इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, लिंक करने की बात की जा रही है। अगला क्या है, ये देखिए, इस साल के बजट में क्या बोला गया है, 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, इनको जो है वो बनाने की बात की जा रही है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम। वाटर एरोड्रम क्या होता है, वाटर एरोड्रम होता है पानी में जो है वो जो हवाई जहाज वगैरह उतारे जाते हैं, दैट इज नोन एज वाटर एरोड्रम्स। ठीक ना, तो इनको बनाने की बात की जा रही है 50, जिससे क्या हो जाएगा, रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अगला देखिए, शहरों के लिए क्या किया जा रहा है। शहरों के लिए किया जा रहा है कि अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल सिटीज फॉर टुमारो, यानी कि ऐसे शहरों का निर्माण करना है। राज्य सरकारों को बोला जा रहा है कि ऐसे शहरों का निर्माण करो, ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो सस्टेनेबल हो, सतत हो। ठीक ना, ऐसा नहीं है क्या कि खाली कंक्रीट वगैरह बना दो और बाद में जो है वो वहां पर नए नए तरह की समस्याएं उत्पन्न हो, वहां पर रहना जो है वो लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाए, वहां पर जो है वो जल निकासी की सही से प्रणाली ना हो। तो ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो सस्टेनेबल रहे, जो सतत हो। ठीक ना, ये पॉइंट दिखा। इसका मतलब क्या है, इफिशिएंट लैंड रिसोर्सेस, यानी कि जमीन का ठीक से प्रयोग करो, संसाधनों का ठीक से प्रयोग करो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, ट्रांजिट ओरिएंटेड हो, कि परिवहन वगैरह ठीक ठाक हो, अफोर्डेबिलिटी हो, यानी कि सस्ता हो। ऐसा ना हो पता चले कि शहर में सब चीजें इतनी महंगी हो कि वहां रहना ही संभव ना हो पाए। तो सस्टेनेबल ऐसा बनाना है जो सतत हो। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। आपको पता है ना, नगर निगम का भी कल ही चुनाव हुआ है, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम वगैरह का चुनाव हुआ है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो नगर वगैरह होती है, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम वगैरह होते हैं, इनको भी बहुत तरह के खर्च करने होते हैं अपने लोगों को जो है वो विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, तो इन खर्चों के लिए क्या करना होता है, इनको पैसों की जरूरत होती है। तो यही पैसा जुटाने का एक तरीका है, क्या है, म्यूनिसिपल बॉन्ड। ठीक ना, शहरी बॉन्ड लिख सकते हैं आप इसको, शहरी बॉन्ड। बताऊंगा हम लोग अभी जब इंडस्ट्री के बाद जब हम मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में पहुंचेंगे ना, तो उस टाइम आपको बॉन्ड बताऊंगा। वैसे मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड पढ़ा रखा है आप लोगों को जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई थी। शहरी बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ का भी म्यूनिसिपल बॉन्ड चलता है। यानी कि क्या है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बॉन्ड जारी किया, जिसमें क्या है, लिखा हुआ है 1 लाख रुपया और लिखा हुआ है मान के चलिए 8% इंटरेस्ट। इसने क्या किया है, आम लोगों के लिए जारी कर दिया है। अब इससे क्या होगा, मान के चलिए यदि किसी के पास सरप्लस है, किसी के पास अधिशेष धनराशि है, तो वो क्या करेगा, लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड का ये बॉन्ड खरीद लेगा, बदले में 1 लाख रुपया लखनऊ नगर निगम को दे देगा। अब क्या होगा कि मान के चलिए इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 2 साल, यानी कि इसका मैच्योरिटी पीरियड, टाइम पीरियड है 2 साल। तो 2 साल तक जो है वो लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इस आदमी को क्या करेगी, 8% जो है वो इंटरेस्ट देती रहेगी, और 2 साल की जब अवधि पूरी हो जाएगी तो उसका 1 लाख रुपया वापस कर देगी।
अब इससे क्या हो गया कि लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को शॉर्ट टर्म में जो पैसों की जरूरत थी वो पूरी हो गई, जिसका उपयोग करके वो क्या कर सकती है, अपने क्षेत्र में कुछ अवसंरचना निर्माण या जो भी खर्च करना चाह रही थी वो कर सकती है पूरी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड। बजट में क्या बोला गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगा के, अब जरा सोच के देखिए, लखनऊ ने बॉन्ड तो जारी किया था, लेकिन मैं निवेश करने से पहले सोचूंगा ना कि क्या लखनऊ नगर निगम मेरे पैसे को 2 साल बाद वापस कर भी पाएगी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लेके भाग जाएगी कि बाद में जो है वो हाथ खड़े कर देगी। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि मुझे मतलब निवेशक के रूप में मेरे मन में ये भरोसा होना चाहिए कि लखनऊ नगर निगम के पास कमाने के भी स्रोत हैं, तभी तो वो मुझे 8% दे पाएगी ना। अगर उसके पास कमाने का स्रोत ही नहीं है तो वो कैसे दे पाएगी। तो इसलिए बजट में क्या बोला गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म, रिंग फेंसिंग ऑफ यूजर चार्जेस, यानी कि अलग अलग क्षेत्र अलग अलग चार्जेस वगैरह को फिक्स करो कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, वाटर टैक्स कितना लगेगा, लैंड टैक्स कितना लगेगा, पार्किंग चार्जेस क्या लगेंगे, इन सब चीजों को फिक्स करो ताकि निवेशकों के मन में तुम्हारे बॉन्ड के प्रति विश्वास हो, तभी तो वो म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेश करेंगे। तो ये भी बजट में प्रावधान किया गया है। बात समझ में आ रहा, ठीक ना। तो आप जरा सोच के देखिए, इससे भी अब शहरों का विकास होगा, म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से शहरों का विकास होगा। अगला देखिए ये पॉइंट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण अवसंरचना निवेश अवसंरचना विकास फंड के तर्ज पर क्या करना है, UIDF क्रिएट करना है। किसके लिए, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के लिए, ठीक ना। इसके लिए जो है वो 10,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अलग से एलोकेट किया गया है, ये भी बता रखा है। अगला देखिए मैनहोल्स। मैनहोल्स समझते हैं क्या होता है मैनहोल, वो जो गटर का जो ढक्कन होता है ना गोल, उसको मैनहोल कहते हैं। पता नहीं क्यों मैनहोल कहते हैं, वो नहीं पता हमें कि मैनहोल क्यों कहते हैं, शायद इसलिए कहते होंगे क्योंकि जनरली मैन ही उसके अंदर घुसता है साफ करने के लिए, हो सकता है इस कारण से उनको मैनहोल कहा जाता हो, ठीक ना। तो मैनहोल बड़ा ही विचलित कर देने वाला दृश्य होता है, कभी देखिएगा बड़ा विचलित कर देने वाला दृश्य होता है कि एकदम पूरा भरा हुआ है, एक आदमी जो है मुंह में केरोसिन ऑयल लेके जो है वो अंदर घुस रहा है, ठीक है। खूब सारे लोग मरते हैं, पर ईयर 500-600 के आसपास लोग मरते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर वो बहुत खतरनाक गैसेस होते हैं ना। अब मान के चलिए कुछ ठीक करने के लिए वो गया, इतने में हार्ट अटैक एंड ऑल दैट, वो स्मेल के कारण। तो इस तरह के कारण जो है ना, मतलब ये मानव अधिकार से भी संबंधित एक मुद्दा रहा है। और आप वैसे भी सोच के देखिए ना कि मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन के तो अलग ही है ना, से तो कहीं कहीं दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक ना। अरे वो हॉलीवुड की मूवीज वगैरह में होता है कि स्पाइडरमैन जो है वो नालियों में जो है वो निकल रहा होता है, कभी इंडिया वाली नालियों में आए तब पता चलेगा उसको, इंडिया वाले नालियों में वो नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। तो उधर की बात अलग होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है इस बार के बजट में कि ऑल द मैन होल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू मशीन होल्स, यानी कि जितने भी मैन होल्स है ना भारत में, इन सबको मशीन होल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि अब लोगों के माध्यम से इनकी साफ सफाई नहीं की जाएगी। अब हम ऐसे मशीन का निर्माण करेंगे और मशीनों के माध्यम से ही जितने भी गटर वगैरह हैं, जितने भी हमारी नालियां हैं, सीवर तंत्र, उनका जो है वो साफ सफाई का काम किया जाएगा। दिख रहा है ना, 100%। बात समझ में आया, 100% मशीन डीस्लजिंग की जाएगी। मतलब क्या है कि मशीनों के माध्यम से अब साफ सफाई होगी, तो मैन होल टू मशीन होल, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस बार के बजट में लिया गया है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, ये हो गया हमारा तीसरा वाला, which was related to what, जो कि किससे संबंधित था, जो कि संबंधित था किससे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट से। ये हमारे तीसरे ऋषि भी समाप्त हुए। अब हम चौथे ऋषि की तरफ आते हैं। चौथे ऋषि कौन है, चौथे ऋषि है अनलिशिंग द पोटेंशियल, यानी कि क्षमताओं को उन्मुक्त कर देना। भारत की जो भी क्षमताएं हैं ना, उनका एकदम खुला छोड़ देना और उन क्षमताओं का पूरा पूरा प्रयोग करना। दिस इज व्हाट इज नोन एज अनलिशिंग द पोटेंशियल। जरा समझते हैं अनलिशिंग द पोटेंशियल की दिशा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो इसके अंतर्गत जो है वो मेजर लिया गया है, मेक AI इन इंडिया।
आपको पता है ना 2015 से एक स्कीम चली आ रही है जिसका क्या नाम है, मेक इन इंडिया, ठीक ना। ये वो नहीं है, यहाँ पर है मेक एआई इन इंडिया। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है कि आपने जो है वो क्या बोला, चैट जीपीटी, या मान के चलिए आपने क्या बोला कि ओके गूगल फलाना गाना चला दो, वो क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस चीज को खोज के चला दे रहा है। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चैट जीपीटी तो सुना होगा, ठीक, आप उसको क्वेश्चन दीजिए वो आपको पूरा आंसर लिख के दे देता है, ठीक ना। आप उससे कुछ भी कमांड दीजिए वो बदले में कुछ ना कुछ क्रिएट करके देता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक ना, जिनमें आप क्या बोलते हैं, आप उसको कमांड दीजिए वो आपको वीडियो क्रिएट करके दे देगा, वो आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह के, ठीक ना। तो मेक एआई इन इंडिया, गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि भारत जो है वो एआई की दिशा में बहुत तेजी से विकास करे। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है कि भारत में 3 स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेषीकृत एआई सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य क्या होगा, एआई बेस्ड सॉल्यूशन, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, शहरों के विकास में, इन सब में एआई का प्रयोग किया जा सके, ठीक ना। किसानों को हर समय मौजूद रहने की जरूरत ना हो, एआई सिस्टम्स होंगे तो एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे डिसीजन वो खुद भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा। अरे एआई रोबोट मूवी देखी है ना, तो रजनीकांत वाली, हाँ, एआई पर बेस्ड था, ठीक ना। यानी कि बहुत सारे उसके पास खुद की बुद्धि थी ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खुद सोच पाने की क्षमता थी, ठीक ना। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज एआई, ठीक। आप सुन ही रहे होंगे एआई रेवोल्यूशन बोला जा रहा है, क्या कि एआई के आने से बहुत सारा जो है वो इकोनॉमी में चेंज आ जाएगा, खूब रोजगार जाएंगे, इस तरह की बातें चल रही है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस दिशा में हम भी आगे बढ़े, ठीक ना, हम भी आगे बढ़े, भारत में भी एआई का निर्माण हो, ताकि ऐसा ना हो कि विदेशों पर हमें निर्भर रहना पड़े एआई के लिए, ठीक ना। तो एआई खूब सारी बातें सुनी होगी, इलॉन मस्क वगैरह जैसे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं। एलॉन मस्क का तो एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है ना कि एआई इज द बिगेस्ट थ्रेट दैट ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू फेस, कि मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी यदि कोई चुनौती है तो वो एआई होने वाली है। देखते हैं क्या है संभावनाएं, क्या है मुद्दे, लेकिन भारत सरकार जो है वो एआई की दिशा में आगे बढ़ना चाह रही है, ठीक ना। अगला देखिए, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक ना, डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। आपको पता होगा ना प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, डेटा इज द न्यू ऑयल, कहा जा रहा है ना कि डेटा, जो डेटा है हम लोगों से संबंधित जो डेटा है वो ईंधन के रूप में है, वो एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि आप जरा सोच के देखिए ना, मुझे यदि कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, किसी भी तरह का चाहे क्यों ना बिजनेस हो, उसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर ये पता चल जाए, जरा सोच के देखिए, मैं एक रेस्टोरेंट लगाना चाह रहा हूं मान के चलिए लखनऊ में, और मुझे कहीं से अगर ये पता चल जाए कि लखनऊ के लोगों को कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है, किस सीजन में, कौन से मौसम में, कौन से महीनों में वो लोग जो है वो ज्यादा किस चीज को खाना प्रेफर करते हैं, क्या प्राइस रेंज जनरली वो प्रेफर करते हैं, इससे ज्यादा पर वो लोग ऑर्डर नहीं करते हैं या ये उनके लिए ज्यादा है। अगर इस तरह के मुझे डेटा मिल जाए, क्या वो घर पर ऑर्डर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, दिन के किस टाइम वो आउटसाइड डाइन करना चाहते हैं, कब वो घर पे मंगाना चाहते हैं, सप्ताह में कौन कौन से दिन में जो है वो ऑर्डर ज्यादा करते हैं, कौन कौन से दिन जो है वो घर का खाना खाना पसंद करते हैं। अगर इस तरह के मेरे पास डेटा कहीं से यदि मुझे मिल जाए, तो आपको नहीं लगता है मुझे बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, मैं इस डेटा का प्रयोग कर सकता हूं अपने बिजनेस को बढ़ाने। बात समझ में आ रहा। लेकिन इससे संबंधित फिर मुद्दा आ जाता है, मुद्दा क्या आ जाता है कि जिसका भी आप डेटा मैं यूज करने वाला हूं, ये तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये तो उसका डेटा है ना, तो उस डेटा को मैं कैसे यूज करूं। बात समझ में आ रहा। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई गई है, ठीक ना, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। इसमें क्या किया जाएगा कि आपके डेटा तो है, लेकिन उस डेटा को एनोनिमाइज कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें से आपकी पहचान को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि डेटा तो दे दिया जाएगा, डेटा की खरीद बिक्री होगी गवर्नमेंट के माध्यम से ही होगी, लेकिन उसको एनोनिमाइज कर दिया जाएगा। यानी कि ये मुझे जरूर पता चल जाएगा कि लखनऊ के लोगों का क्या टेस्ट है, क्या क्या पसंद है, किस दिन वो क्या खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इसमें अमर कौन है,
अमर को क्या खाना पसंद है, वो किस दिन ऑर्डर करता है, वो कितना पैसा ऑर्डर करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीजें जुड़ जाती है तो फिर ये तो मेरी निजता का हनन हुआ ना। अब मान के चलिए मैं ये नहीं बताना चाहता हूं क्या कि मैं नॉनवेज खाता हूं, लेकिन अगर जरा सोच के देखिए यदि उससे जुड़ा हुआ है तो ये तो मेरी निजता का हनन हुआ ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एनोनिमाइज्ड डेटा, यानी कि जिसमें नाम नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे डेटा को रिसर्च के लिए स्टार्टअप्स और एकेडमिक्स वगैरह को प्रदान कर रही है। डेटा का प्रयोग केवल बिजनेस में ही नहीं होता है, डेटा का प्रयोग रिसर्च में भी होता है। आप जरा सोच के देखिए ना, यदि कोई कंपनी है, यदि मान के चलिए कोई सरकारी एजेंसी है जो इस बारे में रिसर्च करना चाहती है कि लखनऊ में मोटापा बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो मान के चलिए वो ये देखना चाहती है कि लखनऊ के लोगों की फूड हैबिट क्या है। इसके लिए भी डेटा चाहिए उसको रिसर्च करने के लिए, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाएगी। तो उन्हीं डेटा को क्या करना है, एनोनिमाइज्ड करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोनिमाइज्ड। एनोनिमाइज्ड देखना, मेंस में जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे तो ये एनोनिमाइज्ड जरूर लिखिएगा कि डेटा को रॉ फॉर्म में नहीं यूज करना है, उसको एनोनिमस कर देना है, ठीक ना। ताकि क्या होता है कि देखिए आप स्टार्टअप को भी फायदा मिल जाएगा, रिसर्च वगैरह को भी फायदा मिल जाएगा और आम लोगों के अधिकार भी संरक्षित रहेंगे, ठीक ना। ये अमेजोन वाला डेटा नहीं है क्या कि आपने गलती से जो है वो जाकर अमेजोन पर एक बार सर्च कर दिया जूता, फिर उसके बाद आप यूट्यूब खोल रहे हैं, आप फेसबुक खोल रहे हैं, आप ट्विटर खोल रहे हैं, पूरे दिन आपको जूता ही दिखा रहा है, वैसा वाला नहीं, ठीक ना। एनोनिमाइज्ड करना, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक ना। चलिए अगला क्या है, इसी दिशा में अगला है विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास, एक योजना चलाई गई थी, विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक ना। इनडायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में और डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में क्या योजना चलाई गई थी कि मान के चलिए एमएसएमई या फिर मान के चलिए किसी का भी सरकार से टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद हो, टैक्स से रिलेटेड कोई भी विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी को लग रहा होता है क्या कि मैंने पूरा टैक्स पे कर दिया है, सरकार अपना कैलकुलेशन करती है, उनको लग रहा होता है क्या कि नहीं टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। तो फिर क्या होता है, कई बार टाइम पर नहीं हो पाता है तो पेनल्टी, फिर केसा केसी, ये सारी चीजें होती रहती है, नॉर्मल चीज है। सरकार क्या कह रही है कि विवाद से विश्वास स्कीम जो पहले हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स में चलाया था, उसी को अब हम एमएसएमईज के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, यदि इनका सरकार से किसी भी तरह का टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड विवाद चल रहा है तो सरकार ने ये कहा है कि कोई नहीं, जो विवादित धनराशि है ना वो तुम हमें दे दो, हम क्या करेंगे, तुम्हारा केस भी ड्रॉप कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीजें, यानी कि विवाद को विश्वास में बदलना है। सरकार और इन कंपनियों के बीच में जो विवाद है ना उसको विश्वास में कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट इज विवाद से विश्वास स्कीम। दिख रहा, रिलीफ टू एमएसएमई अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसी कंपनियां थी ना जो परेशानी में चली गई थी, जिसके कारण सरकार के जो नियम कानून है या सरकार के जो टैक्स कलेक्शन से संबंधित प्रोविजन वगैरह थे वो उनको पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण फिर बाद में केस वगैरह एंड ऑल दैट, टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह से विवाद वगैरह। तो उसी को सरकार कह रही है कि हम विश्वास में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या किया जा रहा है, एमएसएमईज को रिलीफ दिया जा रहा है। ये बात समझ में आया। अगला देखिए इसी में है, इसी से संबंधित 2 इजियर एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट स्कीम्स, कि सेटलमेंट कर लो। हम दोनों के बीच में विवाद था ना, तो मान के चलिए क्या कि आप सरकार है, मैं मान के चलिए एमएसएमई हूं, आप मुझे बोल रहे हैं क्या कि नहीं तुम्हें 100 रुपया देना है, मैं बोल रहा हूं कि नहीं मेरा 80 रुपया बनता है, मैंने आपको दे रखा है, ठीक ना, 80 रुपया बनता है। आप बोल रहे हैं क्या कि नहीं तुमको 100 रुपया देना था, तुमने जो 2020 में नहीं दिया तो 2 साल का इसमें पेनल्टी लग के अब तुमको 130 रुपया देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं नहीं 80 रुपया मेरा बनता था, मैंने दे दिया है आपको। क्या गवर्नमेंट बोल रही है कि दोनों आदमी छोड़ो, बिना मतलब का केसा कैसी झंझट में नहीं पड़ते हैं, तुम्हारा भी बिजनेस अफेक्ट होगा और मेरा भी टाइम और रिसोर्स खर्च होगा। ऐसा करते हैं कि ना मेरी ना तुम्हारी बीच बीच का लगा लेते हैं, 90 रुपया दे दो, तुम्हारा केस भी ड्रॉप कर देंगे, तुम्हारा पेनल्टी भी ड्रॉप कर देंगे। दैट इज व्हाट इज नोन एज विवाद से विश्वास स्कीम। स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट कर लिया जाएगा, फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह के डिस्प्यूट है ना, विवाद है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से संबंधित, इन सब में क्या कर दिया जाएगा, सेटलमेंट करने की बात की जा रही है। बस मैंने रॉ एग्जांपल दिया था बस आपको समझाने के लिए, इतना डिटेल में मत घुसिए, ठीक ना, बस रॉ एग्जांपल दिया था कि किस तरह से विवाद से विश्वास स्कीम चलती है, ठीक ना। तो ये था विवाद से विश्वास स्कीम। आगे देखिए इसी दिशा में और क्या किया जा रहा है, पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए ई कोड्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ई कोड्स
आपको पता है ना, भारत के कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में 5 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग है। आज भारत के कोर्ट में 5 करोड़ से अधिक कोर्ट केसेस पेंडिंग है। बात समझ में आ रहा है? जिसके कारण क्या होता है, न्याय में बहुत देरी होती है, बहुत देरी होती है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि कोई जो है वो घिनौने या फिर किसी तरह के जो है वो घिनौने अपराध का दोषी था, जब तक उसकी सुनवाई पूरी हो गई तब तक वो अपना पूरा जीवन काट के मर चुका है। अब किसको सजा दोगे? ठीक ना, इसीलिए तो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि यदि न्याय में देरी हो रही है तो इसका मतलब है क्या, कि न्याय की अवमानना हुई है, यानी कि न्याय नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इतने सारे जो कोर्ट केसेस पेंडिंग है। फिर जानते ही हैं आप लोग कि क्या बोलते हैं, वो कोर्ट ले जाने लाने उन सब में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। फिल्मों वगैरह वाला छोड़िए, वैसे रियल लाइफ में भी लाने ले जाने में संसाधन वगैरह तो वेस्ट होते हैं ना सर। पुलिस बल को जो है पूरी सुरक्षा देनी होती है, फिर कई बार गाड़ी वगैरह भी पलटती है, वो सब दूसरी बात है। ठीक है, तो और इसके अलावा सुरक्षा, लेन देन, इतना पुलिस बल, तो ये सारी समस्याएं, इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया है, ई कोर्ट। ई कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है कि सीधे वहीं पर कैमरा लगा हुआ है अपना, अब है ना 4G 5G टेक्नोलॉजी, तो उसका यूज करो ना, उसका यूज करो, वहां डायरेक्ट जो है वो कनेक्टिविटी इंश्योर करो, वहीं से सुनवाई हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कोर्ट, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तेजी से हो सके। क्लियर है? इसी दिशा में अगला जो प्रोविजन किया गया है दैट इज रिलेटेड टू एंटिटी डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जैसे कि हम लोग भी अपना क्रिएट करते हैं डिजी लॉकर, जिसमें क्या करते हैं, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखते हैं। बात समझ में आया? डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप रख सकते हैं। अगर आपने नहीं बना रखा है तो बना लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे क्या होता है कि आपको हर जगह अपना डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करना होता है, आप बस उसमें आईडी पासवर्ड डालिए और आपको जब जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप आराम से उसमें से निकाल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस तरह से आम लोगों के लिए डिजी लॉकर है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी कॉन्सेप्ट को लाया गया है एंटिटी के लिए, यानी कि बिजनेसेस के लिए, निकायों के लिए, इन लोगों के लिए भी डिजी लॉकर बनाने की बात की जा रही है। यानी कि क्या है कि अब इनको भी अपना जो है वो लैंड रिकॉर्ड, या फिर मान के चलिए जो बिजनेस के लिए इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पार्टनरशिप डीड हो गया, या फिर जो है वो कंपनी एक्ट का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सारे कागज जो है वो कैरी नहीं करने पड़ेंगे। इनके लिए भी एक डिजी लॉकर बनाया जाएगा, जिसमें इंटरप्राइजेस जो है ना, बिजनेस इंटरप्राइज, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब क्या कर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह जमा कर देंगे और जब जैसे इनको जरूरत पड़ेगी उस जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, एंटिटी डिजी लॉकर का। इससे क्या होगा, सिक्योर रहेगा, ऑनलाइन स्टोरेज रहेगा, शेयरिंग इजी हो जाएगा, ठीक ना, ये सब इजी हो जाएगा। ठीक, तो एंटिटी डिजी लॉकर की बात की जा रही है। अगला देखिए 5G सर्विसेज, 5th जनरेशन 5G सर्विसेज। बात की जा रही है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि इसके और क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए, इतना फास्ट डेटा जो ट्रांसमिट होगा तो इसके बहुत सारे और भी प्रयोग किए जा सकते हैं। 5G का खाली ये थोड़ी मतलब है कि आप फोन पर ज्यादा तेज बता रहे हैं, आप जो है वो पहले फिल्म डाउनलोड करने में आपको आधा घंटा लगता था, अब जो है वो क्लिक करते हो जाएगा। अरे केवल इसी चीज के लिए थोड़ी 5G लाया गया है। तो 5G में और ज्यादा कई सारी व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं की तलाश के लिए क्या किए जा रहे हैं, 100 लैब स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जो कि इस पर बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह डेवलपमेंट और क्या क्या इसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेशन किया जा सकता है, 5G की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इन संभावनाओं पर रिसर्च करें। इसके लिए क्या किया जा रहा है, 100 ऐसे लैब बनाए जा रहे हैं भारत में। ठीक ना, इन लैब का काम ही यही है कि ये 5G सर्विसेज पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो आखिरी पॉइंट देखते हैं इसके संदर्भ में क्या है। भारत में R&D दिया जा रहा है लैब ग्रोन डायमंड पर, यानी कि हीरा जो है ना वो लैब में बनाया जाएगा। ठीक ना, डायमंड, ठीक ना। तो इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। आपको पता है ना, भारत में धीरे धीरे डायमंड या फिर ज्वेलरी वगैरह का जो है वो क्रेज ज्यादा है, क्रेज ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि लैब ग्रोन डायमंड, अरे बिल्कुल वैसा ही डायमंड होता है जैसा हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, ठीक ना, बिल्कुल वैसा ही बनाया जाता है। बस क्या किया जाता है, लैब में
मैनुअली वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उतना प्रेशर उतना टेम्परेचर वो क्रिएट किया जाता है ताकि क्या हो सके कि कार्बन को वैसे ही कंप्रेस करके डायमंड में क्रिएट किया जा सके या डायमंड में कन्वर्ट किया जा सके। इतना तो पता ही होगा ना, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल इन दिस यूनिवर्स, सबसे ज्यादा जो है वो हार्डेस्ट माना जाता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक, तो ये था हमारा अनलिशिंग द पोटेंशियल से संबंधित प्रोविजन। अगला विच इज रिलेटेड टू ग्रीन ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब सारी चीजें इसमें काम की है। ठीक ना, मेरा क्यों ऐसा, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वाले सेगमेंट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस सेक्टर से बनते हैं। जरा देखिए, सबसे पहली इसमें जो बात की गई है दैट इज पीएम प्रणाम, योजना लॉन्च की गई है। पीएम प्रणाम, किसको प्रणाम करना है? ठीक ना, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये पढ़ नहीं रखा होगा ना, आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पीएम प्रणाम ऑप्शन, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? पीएम प्रणाम इज एसोसिएटेड विद, पीएम प्रणाम योजना जो है वो संबंधित है। ऑप्शन ए वृद्धों का सम्मान करने से संबंधित, ऑप्शन बी धरोहर या फिर हमारे जो है मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह जो है, भारत के धरोहरों के प्रति जो है वो सम्मान को बढ़ाने से। अब प्रणाम का क्या मतलब निकालिएगा? बात समझ में आ रहा? यहाँ पर प्रणाम जो है वो इनको नहीं करना है। प्रणाम किसको करना है? प्रणाम करना है धरती माता को। कैसे प्रणाम करना है? कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के प्रयोग के माध्यम से राज्यों को इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो अपने राज्य में अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, यानी कि जो पहले रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं ना, उसकी जगह पर ये वैकल्पिक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग, वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग। ठीक ना, तो ये पता होना चाहिए कि पीएम प्रणाम जो है वो किससे संबंधित है? उर्वरकों से संबंधित है। कहीं भी दिमाग में नहीं आएगा नाम सुन के प्रणाम। ठीक ना, तो पहला तो हो गया पीएम प्रणाम। दूसरा क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इंसेंटिवाइज करना है सस्टेनेबल एक्शंस को। क्या है बात को समझिए। गवर्नमेंट का आपको पता होगा क्या कि सरकार का टारगेट है कि भारत के 33% क्षेत्र पर क्या हो? हरित क्षेत्र हो, यानी कि पेड़ पौधे या हरित क्षेत्र लगा रहे। अब सरकार डायरेक्टली खुद कर पा नहीं रही है या फिर कर पाने में दिक्कत है, तो सरकार प्लान कर रही है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाने की। व्हाट इज दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, अभी संकल्पना के रूप में देखते हैं कैसे कैसे लागू होता है। इसके अंतर्गत क्या है कि यदि मान के चलिए मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मैंने हरित क्षेत्र लगा रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि चूंकि तुम यदि हरित क्षेत्र लगा रहे हो तो अल्टीमेटली देश के परसेंटेज के रूप में तो तुम्हारा वाला भी कैलकुलेट किया जा रहा है ना, तो हम तुमको इंसेंटिव देंगे, हम तुमको इंसेंटिव देंगे यदि तुम ऐसे सस्टेनेबल एक्शंस करोगे। तो यदि तुम अपने क्षेत्र में अपने जो परती जमीन है या फिर मान के चलिए घर के आसपास तुम यदि पेड़ पौधे लगाते हो, हरित क्षेत्र लगाते हो, तो आप जरा सोच के देखना, सरकार भी लगाती तो उसका भी तो खर्च होता ही ना। तो सरकार क्या कर रही है, उसके जगह निजी लोगों को जो है वो प्रमोट कर रही है कि तुम लगाओ, अगर तुम इनको ठीक से मेंटेन करोगे, ठीक से मैनेज करोगे तो हम तुमको इंसेंटिव देंगे। बात समझ में? दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। दिखाता हूं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बात क्या की गई है कि 35% जो क्षेत्र है ना आपका, टोटल जो लैंड एरिया है 35% लैंड एरिया, इसमें फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, यानी कि हरित क्षेत्र होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर या फिर हरित क्षेत्र होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को खुद लगाने में हो रही है समस्या।
क्यों? क्योंकि लैंड एक्विजिशन की समस्या, किसी की निजी क्षेत्र को तुम कैसे फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये कई तरह की समस्याएं हो रही है। इतना ही नहीं, यदि मान के चलिए अगर सरकार जो है वो पेड़ पौधे लगाएगी तो फिर उनके रखरखाव के लिए उनको एम्प्लॉइज भी रखने होंगे जो डेली जाके वहां पानी डालें, ये सारी चीजें, नहीं तो फिर तो वो पौधा सूख जाएगा ना। तो इन सब में सरकार को भी तो खर्च हो ही रहा है ना। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाएंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का क्या मतलब है कि तुम यदि अपने आसपास ग्रीन बनाए रखोगे, यानी कि अपने आसपास के क्षेत्र में को यदि हरित बनाए रखोगे, पेड़ पौधे लगाओगे, यदि उनका ठीक ठाक से रखरखाव करोगे, तो हम तुमको कुछ इंसेंटिव देंगे। बात समझ में आ रहा? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि हम तुमको मदद के रूप में कुछ देंगे। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए ना कि सरकार अगर खुद लगाती तो खर्च तो होता ही ना सरकार का, उसके रखरखाव के लिए एम्प्लॉइज रखना पड़ता, तो उसमें भी तो खर्च हो ही रहा था ना। तो सरकार क्या चाह रही है कि हम लोगों में ही इस आदत को प्रमोट करें ना, कि तुम अपने आसपास जो है वो हरित लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, उनका रखरखाव करो ठीक से, और बदले में क्या करेंगे कि हम तुमको कुछ इंसेंटिव देंगे। तो वही बात हो गई ना, सरकार का काम भी हो जा रहा है, सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो जा रहा है, और सरकार जो उधर खर्च करती थी उससे तो कम ही देगी ना, थोड़ा सा भी देगी तो उससे लोगों के अंदर भी एक आदत जनरेट होगा क्या कि चलो कम से कम जो मेरा खर्च हो रहा है वो तो गवर्नमेंट मुझे दे रही है ना, आसपास आदत भी लगेगी और एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन क्रेडिट। नहीं, वो तो उसी का प्राइवेट का ही होगा, मतलब निजी का ही होगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ उतना थोड़ी दे देगी, मतलब बस प्रमोट करना चाह रही है। और वैसे भी एक बात बताऊं, बजट में जो भी घोषणाएं होती है ना वो बड़े क्रूड फॉर्म में होते हैं, बहुत रॉ फॉर्म में होते हैं। बाद में जब योजना बाद में जब लागू होती है तब फिर इसके डिटेल्स आते हैं सामने। तो अभी तो बजट में बस घोषणा की गई है, अब जब इसको लॉन्च किया जाएगा ना इस साल, तब फिर हम देखेंगे इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसमें देखेंगे क्या है इसके प्रावधान। ठीक, अभी एक कॉन्सेप्ट के रूप में बस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। यहां तक क्लियर है? अगला है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम, मिस्टी। क्या है मिस्टी? ठीक ना, मिस्टी जो है ये मिठाई से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो मिस्टी है वो किससे संबंधित है? मैंग्रोव प्लांटेशन से अलोंग दी कोस्ट लाइन। देख रहे हैं यहाँ ग की जगह THR लिख दिया है, तो हो जाता है इस तरह का मिसप्रिंट। ठीक ना, अब इसके लिए प्रिविलेज मोशन नहीं चलेगा, ठीक ना। तो कोस्ट लाइन, आपको पता है ना मैंग्रोव, मैंग्रोव खास तरह के पेड़ पौधे होते हैं, खास तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, सलाइन वाटर के प्रति भी रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक ना, वो लवणीय जल में भी उग जाते हैं, लवणीय जल में भी उग जाते हैं। ठीक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनमें। क्या हो गया है, इतने सारे टैब्स। ये देखिए ये है मैंग्रोव, देख रहे हैं ये है मैंग्रोव। ठीक, इनकी कई सारी खासियत है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये सैलाइन वाटर में भी सरवाइव कर जाते हैं, समुद्री खारे पानी में भी जो है ये सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा इनका फायदा क्या है कि दे क्रिएट एन इकोटोन, ये इकोटोन क्रिएट करते हैं। इकोटोन क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम ये दोनों के बीच के ब्रिज है। ठीक ना, ये भूमि आधारित इकोसिस्टम और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इन दोनों के बीच में ब्रिज होते हैं। सो दे आर हाईली बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन। इनमें जो है वो जैव विविधता बहुत व्यापक पैमाने में पाई जाती है। इन जड़ों के आसपास खूब छोटे छोटे जीव, मछलियां, अलग अलग प्रकार के जलीय जीव, कीट पतंग वगैरह जो है वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं। इतना ही नहीं, they are considered as the first line of defense for various calamities as well. इन्हें विविध प्रकार की आपदाओं के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लचीले होते हैं, लचीले होते हैं और इनकी जड़ें जो होती है वो बहुत गहरी होती हैं, तो इसीलिए आसानी से उखड़ते नहीं है। तो यदि समुद्री क्षेत्र में यदि चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, तूफान आ रहा है ना, तो उनकी इंटेंसिटी को तोड़ देते हैं ये। ठीक ना, वो जब चक्रवात आ रहा है और अगर वो भारत में घुसने वाला है, तो अगर उस रीजन में अगर ये है मैंग्रोव
की बहुत लंबी लाइन है, तो ये मैंग्रोव क्या करते हैं, उनकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, टकराते हैं ना जब इनसे, तो ये उखड़ते तो है नहीं और लचीले भी हैं, तो उस चक्रवात की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। मान के चलिए सुनामी आया तो वो जो पानी जो आ रहा है ना उसके प्रभाव को कम करने का काम करते हैं, तो दे एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज वेल। बात समझ में आ रहा। तीसरा है क्या कि रहने से क्या बोलते हैं, प्राकृतिक इकोसिस्टम वगैरह को बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, हरित क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां वगैरह मिल जाती हैं जिनके मेडिकल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक ना। और क्या है कि टूरिज्म वगैरह के लिए भी, टूरिज्म वगैरह के, पर्यटन वगैरह की भी दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जरा सोच के देखिए ना, घूमने में आपको मजा आएगा कि नहीं नाव में, ठीक। तो टूरिज्म वगैरह की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो कई सारे इनके फायदे हैं। तो इसी मैंग्रोव को समर्थन देने के लिए, इसी मैंग्रोव को प्रश्रय देने के लिए क्या किया गया है, मिस्टी नाम की एक योजना चलाई गई है, ठीक ना, मिस्टी। तो ध्यान रखिएगा, मिस्टी जो है वो मिठाइयों से संबंधित बिल्कुल नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा कि बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग दिए जाने के संदर्भ में आपको तुरंत दिमाग में, अच्छा हाँ पश्चिम बंगाल तो रसगुल्ला के लिए फेमस है, वहां मिष्टी जैसा ही कुछ कहते हैं, कैच है, ठीक ना, मैंग्रोव के लिए है। क्लियर? तो ये है मिष्टी। मैंग्रोव के प्लांटेशन को बढ़ावा देना है कोस्ट लाइन के साथ साथ, यानी कि भारत के तटवर्ती क्षेत्र में मैंग्रोव के ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग को बढ़ावा देना। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम, अमृत धरोहर। किसको कहा जा रहा है अमृत धरोहर? अमृत धरोहर कहा जा रहा है वेटलैंड्स को, रामसर साइट्स को, आर्द्र भूमि को कहा जा रहा है अमृत धरोहर, ठीक ना। यही फंसा लेगा आपको। अमृत धरोहर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए क्या है, भारत के पारंपरिक धरोहर स्थल। आपको लगेगा बिल्कुल अमृत, अमृत तो आजकल सब चीज में लगा दे रहे हैं, जब काल को अमृत बना दिया है, तो अमृत तो वो नहीं है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। वेटलैंड्स, आपको पता है ना वेटलैंड्स किसको कहते हैं? वेटलैंड्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वगैरह में ये सब चीजें पढ़ाई जाएगी डिटेल में। मैं काम की बात बस बता दे रहा हूँ जितना मेरे काम का है, नहीं तो फिर पता चलेगा क्या कि हम ये पढ़ते पढ़ते कुछ और पढ़ने लगे। तो आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि को ये माना जाता है कि दे आर हाईली बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन। इनको बोला जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के फेफड़े होते हैं। फेफड़े क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि मान के चलिए जो पानी आ रहा है ना, गंदा पानी, तो वो यहाँ आता है तो वहां जाके कंजर्व होता है। आप जरा सोच के देखिए ना, पहले बचपन में आप याद कीजिए, आपको अपने क्षेत्र में खूब सारे ऐसे गड्ढे दिखते थे जहां पर बारिश के मौसम में जो है वो पानी अपने आप जाके जमा होता था। आज कई सारे भर गए हैं ना, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, ठीक ना। इसी कारण तो समस्या देखने को मिलती है क्या कि न्यूज आता है कि घर से निकले थे ऑफिस जाने के लिए, अचानक से बारिश स्टार्ट हुई, गाड़ी लगाया और गाड़ी में ही रह गए। क्यों? फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अचानक से बाढ़ इतनी तेज से बढ़ी शहर में। क्यों? क्योंकि पानी के निकलने के लिए अब जगह ही नहीं बचा है, सारे आर्द्र भूमि तो तुमने भर दिए। बात समझ में आ रहा? नालियों में जो है वो प्लास्टिक भरा हुआ है, तो पानी को निकलने का जगह ही नहीं बचा है, तो इस कारण से हल्की सी बारिश हुई, पानी का लेवल बहुत ऊपर आ गया। तो आर्द्र भूमि आवश्यक है। आर्द्र भूमि के माध्यम से क्या होता है, वाटर टेबल रिचार्ज होता है, वो जो पानी जमा होता है जो रिस रिस कर जाता है वह भौमजल में जाता है। बात समझ में आ रहा? तो ऐसे ही आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने के लिए क्या बोला गया है, अमृत धरोहर की बात की गई है। वेटलैंड्स, ठीक ना। ऑप्टिमल यूजेज, इनका ठीक से प्रयोग करना है, ऐसा इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए। तो अमृत धरोहर किनके लिए है? वेटलैंड्स के लिए। कितने रामसर साइट्स हो गए हैं भारत में? 75। सबसे ज्यादा कहां है? 14। दूसरे नंबर पर है हमारा यूपी 10, ठीक ना। यूपी वाले देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर है। सारे वेटलैंड याद होने चाहिए, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। आगे देखिए क्या बात किया जा रहा है, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है वो बनाए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट का क्या मतलब है कि जो कचड़े का प्रबंधन करके उससे कोई अच्छा कुछ मतलब ऐसा क्रिएट कर देना जिसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिसका कुछ आर्थिक लाभ हो। दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? वेस्ट टू वेल्थ प्लांट, ठीक ना। इसी के तहत जो है वो एक योजना चलाई गई थी जिसका क्या नाम था, गोबर्धन स्कीम, ठीक ना, गोबर्धन स्कीम, जिसका क्या उद्देश्य था, वही जो एनिमल वेस्ट होता है या जो ह्यूमन वेस्ट होता है, मलमूत्र वगैरह, उन सबको क्या करना है,
उससे मीथेन गैस वगैरह या फिर जो है वो बाकी तरह के ईंधन का क्रिएशन करना। वेस्ट टू वेल्थ, ईंधन जो है वो वेल्थ है, तो वेस्ट का वेल्थ में क्रिएशन, ठीक ना। गोवर्धन योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अच्छा, पहला दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा दिखेगा ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, चौथा दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। जहां तक मुझे लग रहा है गोवर्धन योजना जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत। हाँ, इसीलिए मैंने बताया था ना कि योजनाओं की जो है ना वो कौन सी मिनिस्ट्री है वो जरूर देखिएगा। गोवर्धन स्कीम, सुनता है क्या? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है गोवर्धन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, देख रहे हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मिनिस्ट्रीज में फंसना तय होता है। मिनिस्ट्रीज में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि आप फंस जाइएगा। कहाँ गया वो? अच्छा, ये पीडीएफ के रूप में खुल गया है। चलिए, तो ये भी प्रोविजन आपने देख लिया। 500 नए जो है वो वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो आदमी दूर दूर तक नहीं सोचेगा, और वही क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर इसमें मिनिस्ट्री पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो आदमी दूर दूर तक नहीं सोचेगा। तो आगे देखते हैं बाकी क्या इनिशिएटिव है इसी के अंतर्गत। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर फार्मर्स को, जिसके माध्यम से नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि एडॉप्ट करवाने के लिए, किसानों में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऐसे 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो पूरे भारत में स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिनके माध्यम से क्या किया जाएगा, किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए ऐसे इनपुट, ऐसे जो है वो लागतें प्रदान की जाएंगी जो प्राकृतिक हो, बायो इनपुट, ठीक ना। तो ऐसे इससे क्या होगा, वही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, रासायनिक खेती में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, वो जो प्रदूषण वगैरह या फिर मान के चलिए वो जो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण मृदा प्रदूषण हो रहा था, भौमजल प्रदूषण हो रहा था, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वो सब समाप्त होगी। अगला क्या है, प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप लोग जानते हैं ना बहुत सारी योजनाएं चल रही है। गति शक्ति योजना का डायरेक्ट लिंक इससे नहीं है। गति शक्ति योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टी मॉडल ट्रांजिट को बढ़ावा देना। हाँ, उसकी एक विंग के रूप में आप बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ईवी वगैरह के, तो उसके लिए तो योजना चल रही है फेम, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक ना। फेम, फेम 1, फेम 2, ये सारी योजनाएं चल रही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, बैटरी की जरूरत होगी सबसे ज्यादा, बिना बैटरी के कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक ना। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बैटरी वगैरह में जो है वो एनर्जी का स्टोरेज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, लिथियम आयन बैटरी वगैरह इन सब पर रिसर्च चल रहा है, तो इसी को बढ़ावा देने के संदर्भ में इस बार के बजट में प्रोविजन किया गया है। अगली यदि हम बात करें तो क्या है, प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। आपको मैं बता रखा है ना मैंने कि सबसे ज्यादा खर्चीला यदि कोई है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो वो क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट। उससे सस्ता पड़ता है रेल ट्रांसपोर्ट। आप अंदाजा लगा लीजिए ना, अपने व्यवहार से भी समझ सकते हैं। आपको लखनऊ से इलाहाबाद जाना है, रोड ट्रांसपोर्ट का खर्चा देख लीजिए और रेल ट्रांसपोर्ट का खर्चा देख लीजिए, आपको अंतर पता चल जाएगा अपने आप, ठीक ना। और इसी कंटेक्स्ट में तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है विच इज वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। जल परिवहन उससे भी सस्ता पड़ता है, ठीक ना। तो भारत क्या चाह रहा है, भारत सरकार क्या चाह रही है कि भारत को जब प्रकृति ने वरदान दे रखा है कि इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, तो मुंबई से कलकत्ता यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो इस सड़क के माध्यम से क्यों जाए, हम कोस्टल शिपिंग के माध्यम से क्यों ना जाए। बात समझ में आ रहा। तो इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि कोस्टल शिपिंग यानी कि तटवर्ती क्षेत्र में
समझ में आ रहा है? जल परिवहन का प्रयोग करके करना है, शिपिंग करना है। दिस इज व्हाट इज नोन एज दी कोस्टल शिपिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? तटवर्ती जल परिवहन। ठीक ना? तो ये प्रयोग करना है। अगला क्या है? फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। राज्य सरकारों को बोला गया है, राज्य सरकारों को क्या बोला गया है कि तुम्हारे पास जो सरकारी वाहन हैं जो पुराने हो गए हैं और जिनमें जो है वो BS3 नॉर्म, भारत स्टैंडर्ड 3, आपको पता है ना भारत में अब BS6 नॉर्म्स चलते हैं ना, तो भारत स्टैंडर्ड 3 नॉर्म्स, भारत स्टैंडर्ड 4 नॉर्म्स, यानी कि पुराने व्हीकल हैं जो ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, ज्यादा प्रदूषण करते हैं, तो उन सबको रिप्लेस करो। केंद्र सरकार बोल रही है हम फंड देंगे तुमको, हम पैसा देंगे, बाद में चुक लौटा देना, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसा दे देंगे, लेकिन क्या करो, ये जो ओल्ड तुम्हारे व्हीकल्स है ना, पुराने व्हीकल्स जो हैं, जो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, इन सबको रिप्लेस करो, नए नई गाड़ियां खरीदो ना। बात समझ में आया? तो ये था ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड प्रोविजंस। दिख रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रणाम पूछा जा सकता है, मिस्टी पूछा जा सकता है, अमृत धरोहर पूछा जा सकता है, ठीक ना? ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है ये पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। These are some important provisions related to green growth। तो इसके साथ हमारे 5वें ऋषि भी समाप्त हुए। 5 ऋषि तक अभी तक हमने देख लिया। अब जरा देखते हैं 6ठे ऋषि, जो कि किससे संबंधित है? युवा शक्ति। इन युवा शक्ति को क्या नाम दिया गया है? अमृत पीढ़ी। अमृत पीढ़ी नाम दिया गया है। देख रहे हैं, अमृत तो किसी के आगे भी जुड़ जा रहा है। अमृत पीढ़ी, युवा शक्ति को क्या नाम दिया गया है? अमृत पीढ़ी। ठीक, युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, युवा शक्तियों को समर्थन देने के लिए पहली योजना जो चलाई जा रही है, दैट इज व्हाट? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 चौथा वर्जन चलाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 से चल रही है, ठीक ना? ठीक ना? तो ये दूसरी बात है क्या कि पता नहीं क्या ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद नौकरी वगैरह तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ कुछ तो चल रही है योजना। इसी का एक नया एडवांस्ड वर्जन लॉन्च किया गया है 4.0, ठीक ना? जिसमें क्या करना है कि नए नए तरह के कोर्सेस जो आज डिमांड में है ना, इनके संदर्भ में स्किल्स दिया जाएगा। कौन कौन से हैं नए जो डिमांड में कोर्सेस हैं? जैसे कि कोडिंग सिखाई जाएगी, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में, रोबोटिक्स के संदर्भ में, 3D प्रिंटिंग के संदर्भ में, इन संदर्भ में जो है वो कौशल प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत। यहां तक बात समझ में आई? इतना ही नहीं, आपको बताऊं, इसी के साथ साथ इसको अलग से लिख लीजिए कि भारत में 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्टैब्लिश किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र, ये सब क्या है ना, ये क्या खुद ही नहीं पता। तो 30 जो है वो अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र, इसीलिए तो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि योजनाएं चल रही हैं उनको इम्प्लीमेंट भी तो आपको करना है। ब्यूरोक्रेसी में आप जाएंगे, आपका काम ही तो यही है। प्रशासन का काम क्या है? इन योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। अनटिल एंड अनलेस ये नहीं कीजिएगा क्या कि वहां पर जाके बोलिएगा कि जितना में बिका है उसका 25% भिजवा देना, वो नहीं करवाने लग जाइएगा, इम्प्लीमेंट ही तो करना। तो अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र, 30 अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्टैब्लिश करने की बात की गई है इस बार के बजट में। इनका उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य होगा कि आपको पता है ना कि इंडिया में लेबर फोर्स सरप्लस है और वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे जनसंख्या घटती जा रही है। तो ऐसे में भारत के पास एक संभावना क्या है कि हम विश्व समुदाय को लेबर फोर्स के सप्लायर बनेंगे, ठीक ना? तो हमारे यहाँ से जो मानव संसाधन जा रहा है विदेश में, उनके पास कौशल भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे 30 अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्टैब्लिश किए गए हैं जहां पर अंतरराष्ट्रीय रिक्वायरमेंट के अनुरूप कौशल प्रदान किया जाएगा, ताकि क्या कर सके, हमारे लोग विदेशों में भी जाकर कमा सके। अरे बहुत फायदे हैं। भारत के लोग जो विदेशों में जाते हैं वो भारत के सॉफ्ट पावर के रूप में काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी जाते हैं और जहां भी उतरते हैं एयरपोर्ट से, वहां जो मोदी मोदी नारा लगता है वो कैसे होता है? बात समझ में आ रहा? वहां के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इंपैक्ट दिखता है। ट्रंप जो है वो दिवाली क्यों मनाने लग जाता है अचानक से?
क्यों? क्योंकि इंडियंस का वोट चाहिए। तो इंडियन पॉपुलेशन यदि किसी देश में जा रही है तो उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बात समझ में आ रहा? और बाकी इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही, जहां जाएंगे तो वहां से डॉलर तो भेजेंगे ही ना, तो उस रूप में भी फायदा मिलता है। तो these are various benefits associated with what? ये विविध लाभ हैं जो किससे संबंधित हैं? जो है संबंधित इसी से। दिखाता हूं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को। PMKVY नहीं मिला 4.0 अब सर्च हो गया 4.0। ये देखिए थोड़ा सा एक बार ग्रीन ग्रोथ वाले को भी देख लेते हैं, क्या क्या था, कुछ छूटा तो नहीं है शॉर्ट में। ये देखिए ग्रीन ग्रोथ की दिशा में क्या है, लाइफ, इसीलिए खोला था इसको। ये देखिए एक बार जरा देख लेते हैं, ग्रीन ग्रोथ से संबंधित कोई प्रोविजन छूटा तो नहीं है। ये देखिए क्या डिटेल में समझ में आएगा, इसीलिए दिखा रहा था। इसको भी मेंशन कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने विजन दिया है लाइफ का। लाइफ का विजन का क्या मतलब है? लाइफ स्टाइल फॉर इकोसिस्टम। लाइफ इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इकोसिस्टम। ठीक ना? क्या है लाइफ स्टाइल फॉर इकोसिस्टम? यानी कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इस तरह की आदतों को अपनाओ, इस तरह की आदतों को अपनाओ जिससे तुम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाओ। यानी कि तुम अपने फूड हैबिट में ऐसी चीजें लाओ, अपने ड्रेसिंग सेंस में ऐसी हैबिट लाओ, अपनी जरूरत की चीजों में इस तरह के बदलाव लाओ, अपनी आदतों में, अपने लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव लाओ जिसके माध्यम से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो कम से कम हो सके। बात समझ में आ रहा? दैट इज मिशन लाइफ। ठीक ना? तो मिशन लाइफ क्या है ये भी पता होना चाहिए, इसीलिए ये खोल के दिखाया है अलग से। ठीक ना? आपको पता होगा, मैंने कल बताया था ना कि पंचामृत दे आए हैं, पंचामृत दे आए हैं कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हम कब तक अचीव कर लेंगे? 2070 तक। तो इसके लिए आवश्यक है ना कि भारत के लोग भी, अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है, अब जरा सोच के देखिए, यदि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करते रहेंगे इस तरह की चीजों की जिनका कार्बन, जिनका इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट है, यदि लोगों को संतोष ही नहीं है, घर में एक कार पहले से खड़ी है फिर भी 5 और कार चाहिए, ठीक ना, 3 कार पहले से खड़ी है फिर भी 4 और कार चाहिए, तो अब जरा सोच के देखिए ज्यादा कार बनाने में भी पॉल्यूशन क्रिएट होगा, उनके प्रयोग में भी पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो इसीलिए लाइफस्टाइल मतलब लोगों में एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने के लिए क्या है? स्पर अ मूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, कि ऐसा जीवन शैली अपना बनाओ कि जिसके माध्यम से क्या कर सको तुम? इन्वायरमेंट फ्रेंडली जीवन जी सको। ठीक ना? इसीलिए है मिशन लाइफ। इसी कंटेक्स्ट में देखिए अगली जो बात की गई है वो क्या की गई है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। वेरी इंपॉर्टेंट, जाके इसको तैयार कर लीजिएगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक ना? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जाके तैयार कर लीजिएगा, इसको एज अ होमवर्क लिखिए। मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूं, क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और साथ साथ इन्वायरमेंट का टॉपिक है। बस ऊपर ऊपर बता दे रहा हूं। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है ना, जनरली हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में माना जाता है, ठीक ना? ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजर एंड हाइड्रोजन इज फ्यूल। आपने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है और हाइड्रोजन खुद जलता है। एक्सपेरिमेंट किया था ना वो टेस्ट ट्यूब में, जो हाइड्रोजन जिंक और एसिड के रिएक्शन उसमें डालते हैं ठीक, तो हाइड्रोजन खुद जलता है, तो हाइड्रोजन इज फ्यूल, ठीक ना?
तो पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन के निर्माण के लिए क्या किया जाता था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता था वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का, जिसमें जो बिजली वगैरह यूज होती थी ना, जिसमें जो बिजली वगैरह यूज होती थी वो तो क्या बोलते हैं कार्बन वगैरह, या फिर मान के चलिए जला के हीट थर्मल पावर प्लांट से जो है वो मिल रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन के जनरेशन में भी जो ईंधन का प्रयोग हो रहा है वो अपने आप में प्रदूषण कारक है। तो इसी को बदलने की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन हम ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का प्रयोग करेंगे जो अपने आप में हरित होंगे। तो दैट इज व्हाट इज दे आर नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसी ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए देख रहे हैं ना, इतना करोड़ का जो है वो आउटले किया गया है, और हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक, ये टारगेट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम एनुअल प्रोडक्शन यानी कि प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। ये हमारा टारगेट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाइड्रोजन कहते किसको है मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है, इससे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो मैं फिर इन्वायरमेंट में चला जाऊंगा या साइंस एंड टेक में चला जाऊंगा, तो जितना काम का था उतना मैंने समझा दिया है आपको। आगे देखें इसी कंटेक्स्ट में, अगला देखिए क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ने के लिए जो है वो बजट ने अलग से किया है। एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, ठीक ना, एनर्जी बैटरी स्टोरेज वाला, वही बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, विद कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट आवर, ठीक ना, थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते किसको है, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है कि अभी पैसा नहीं है तो सरकार जो है वो तब तक जो है वो फंडिंग कर देगी। दिस इज नोन एज वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक ना, कि पैसे की समस्या है तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, फंडिंग कहीं ना कहीं से जनरेट कर देगी। ठीक, वायबिलिटी गैप, बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा था ना तो उसके लिए फंडिंग कर देना, दैट इज नोन एज वायबिलिटी गैप फंडिंग। यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे देखिए क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन ऑफ ग्रिड इंटीग्रेशन, 13 गीगावाट का क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी लद्दाख में कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख सुना ना, कल परसों आए हुए थे पाकिस्तान वाले, बोल के गए हैं ना कि जो आर्टिकल 370 को हटाया है इस कारण से भारत और पाकिस्तान के जो है रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं। जयशंकर जी का आप लोगों ने सुना स्टेटमेंट? कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। देखिए क्या है, फॉर इंकरेजिंग बिहेवियरल चेंज, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, किसके व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। ए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक नया नोटिफाई किया जाएगा, अभी तक नहीं प्रोविजन बने हैं, बस बात की जा रही है, अभी बने तब और डिटेल होगा। दिस विल इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनीज, इंडिविजुअल्स, लोकल बॉडीज। अगर ये कुछ ऐसा करते हैं, देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल कोई एक्शन लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, कोई आसपास जो है वो छोटा सा जो है वो बागान वगैरह क्रिएट करना, अगर ये ऐसा कुछ करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई लोकल बॉडी हो, तो इनको क्या करना है, इसके लिए इंसेंटिवाइज करना है। बात समझ में आए? ये है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। पीएम प्रणाम, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप लोग ब्लंडर करेंगे ना, अगर यूपीएससी का एग्जाम अगर मैं सेट कर रहा होता ना पेपर, तो मैं आपको यही फंसा लेता पीएम प्रणाम में। कैसे मैं फंसाता, मैं स्टेटमेंट के रूप में दे देता कि पीएम प्रणाम का उद्देश्य, पीएम प्रणाम का उद्देश्य जो है वो रासायनिक उर्वरकों को पूरी तरह से समाप्त करना है। दिख रहा, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर को पूरी तरह से समाप्त कर देना। बैलेंस्ड यूज, वैकल्पिक करना है, और इसके बैलेंस्ड यूज को क्या कि सही तरीके से यूज हो। अगर वैकल्प के साथ जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर का कम मात्रा साथ में चल रहा है तो उसको करना, प्रमोट करना। ये केमिकल फर्टिलाइजर को पूरी तरह से समाप्त करने की बात नहीं कर रहा है, ठीक ना। यूपीएससी अगर आपको स्टेटमेंट बना के देगी तो वो ये स्टेटमेंट जरूर डाल देगी कि इसका उद्देश्य है कि पूरी तरह से प्राकृतिक या फिर जैविक खादों का प्रयोग करना, नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर को पूरी तरह से समाप्त करने की बात नहीं की गई है। गोवर्धन स्कीम बता दिया है। ये देखिए, प्राकृतिक खेती बायो इनपुट सेंटर, वही जो 10,000 बायो इनपुट सेंटर क्रिएट किए जाएंगे, जिसके माध्यम से अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को
प्रमोट किया जाएगा कि वो प्राकृतिक कृषि करने लगे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक कृषि में सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि ऐसे प्राकृतिक बीज, प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक फर्टिलाइजर, प्राकृतिक जो है वो कीटनाशक वगैरह नहीं मिलते हैं। तो पहले ऐसे सेंटर्स तो डेवलप करने होंगे ना जो ये इनपुट क्रिएट कर सके, ठीक ना। तो ये है मिस्टी, बता ही दिया है। मिस्टी का भी फुल फॉर्म है, ये देखिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक ना। अब हमको ये नहीं समझ में आता है क्या कि मोदी जी जो ये स्कीम्स बनवाते हैं तो पहले नाम सोच लेते हैं तब उसका फुल फॉर्म तैयार करवाते हैं कि पहले फुल फॉर्म तैयार होता है तब नाम सोचा जाता है, ठीक ना। क्योंकि लॉन्च तो हो जाता है, फिर हम लोगों का टेंशन बढ़ जाता है, नया नया नाम याद करो, उसका फुल फॉर्म याद करो, ठीक। तो मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट। शोरलाइन का मतलब होता है वही तट, तटवर्ती क्षेत्र में हैबिटेट, एंड टेंजिबल इनकम, यानी कि इनसे तटवर्ती क्षेत्र में जो आबादी रहती है उनको कुछ प्रॉफिट भी मिलता है। क्यों? क्योंकि मछली वगैरह, मत्स्य पालन वगैरह किया जा सकता है, बाकी बहुत सारी जड़ी बूटियां वगैरह भी मिलती हैं, तो इससे उनको भी फायदा है। तो दिस इज व्हाट मिस्टी इज ऑल अबाउट। अगला हमने देखा था वेटलैंड, देख रहा ना, अमृत धरोहर। वेटलैंड्स आर वाइटल इकोसिस्टम, ठीक ना। रामसर साइट इन आवर कंट्री हैज इंक्रीज्ड टू 75, 75 हो गए हैं, ठीक। बजट में भी, जबकि 2014 तो वो तो 2000 तो अपने से कंपेयर करते हैं ना, तो 2014 से ये कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली देखिए इतना तो आप लोग भी समझते हैं ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो तो सिंपल सी बात है इतना तो करेगी ही ना। तो 2014 से ये कंपेयर कर रहे हैं। रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 1971 में रामसर ईरान में जो है वो साइन हुआ था। उद्देश्य क्या था? वही इनका वेटलैंड्स का संरक्षण करना। चलिए, ये हो गया अमृत धरोहर। इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 3 साल तक जितने भी वेटलैंड्स वगैरह हैं इन सब के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इनको जो है वो ठीक तरह से प्रयोग करना। अगला क्या देखा था हमने? कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसके लिए भी देख रहे हैं ना, पीपीपी मोड पर वायबिलिटी गैप फंडिंग। मैंने बोला ना, वायबिलिटी गैप फंडिंग एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म्स आप अपने आंसर वगैरह में डाल देंगे ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है बच्चा, ठीक ना। बहुत कोई अलग मतलब नहीं होता है। व्हीकल रिप्लेसमेंट मैंने बताया था ना, ओल्ड पॉल्यूटिक व्हीकल्स, ठीक ना। तो इसके लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे एलोकेट किए हैं, और स्टेट्स विल आल्सो बी सपोर्टेड इन रिप्लेसिंग ओल्ड व्हीकल्स एंड एम्बुलेंसेस। जो पुराने वाले जो है वो BS3 नॉर्म वाले, BS4 नॉर्म वाले, उन सबको रिप्लेस करो। अब आते हैं हम यूथ पावर पर, अमृत पीढ़ी, ठीक ना। आंसर भी लिख रहे होंगे ना तो अब यूथ पावर मत लिखिएगा, युवा जहां भी बोलना होगा अमृत पीढ़ी, ठीक ना। घर जाइएगा तो आज मम्मी को बोलिएगा क्या कि हम अमृत पीढ़ी के हैं, ठीक ना। युवा शक्ति नहीं, अब अमृत पीढ़ी के हैं, ठीक। आगे देखते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक ना। देख रहे हैं ना, अगले 3 साल में इसको लागू करने की बात की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है कि लैक्स ऑफ यूथ, लाखों युवाओं को स्किल प्रदान करना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग देना है और इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना है, ताकि इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से इसको एम्फसाइज किया जा सके। मेन प्रॉब्लम मानी जाती है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो इससे पहले जो चली है ना, इनके फेलियर के पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तुम इनको कुछ और सिखा रहे हो, तो फिर क्या फायदा, कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा। तो इस बार बात तो की जा रही है क्या कि इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा और नए तरह की इंडस्ट्री 4.0, जो चौथी औद्योगिक क्रांति के जो नए नए जो इसके उपकरण है ना, उनके बारे में शिक्षा दी जाएगी। कोडिंग हो गया, AI हो गया, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, मशीन प्लस, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों को जब साथ मर्ज किया जाता है देन दैट इज नोन एज मैकेट्रॉनिक्स, ठीक ना। मशीन, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि सुबह सुबह उठे आप, अपने आप जो है वो चाय बन के पहुंचा हुआ है बेड पर, दैट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सारा इंटरनेट कनेक्टिविटी, सब कुछ। 3D प्रिंटिंग, घर वगैरह 3D प्रिंट हो जा रहे हैं आजकल, ड्रोन्स, सॉफ्ट स्किल्स, इन सब के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक ना। ये तो था ही इंपॉर्टेंट। आगे मैं क्या बता रहा था? ये बता रहा था युवाओं को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अवसर उत्पन्न हो रहे हैं ना, उनको ये प्राप्त कर सकें, इसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स,
यही मेंशन करवाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 की जगह वो 100 देके आपको फंसा सकता है, तैयार रखिएगा, ठीक ना। 30 स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं, उसी में देखते हैं, फिर आ जाएंगे वापस इस पे, एक बार उस पे देख लेते हैं तेजी से, फिर वापस आ जाएंगे इस पे। ये देखिए अगला क्या है, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की बात की जा रही है। आपको पता है ना, कल की क्लास में मैंने बताया था कि टूरिज्म सेक्टर में जॉब क्रिएशन की व्यापक संभावनाएं हैं। यदि किसी क्षेत्र में आप टूरिज्म को डेवलप करते हैं तो अपने आप वहां पर विकास होता है, वहां रोजगार उत्पन्न होते हैं। आप सिंपल सोच के देखिए ना, ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना है, आप एक बात बताइए, वो जो बाहर से जो बड़े बड़े अंग्रेज आ रहे हैं, उन लोगों ने भारत के ग्रामीण कल्चर को कहाँ देखा है? आप यदि सोच के देखिए, यदि इंडियन विलेजेस को टूरिज्म के मॉडल पर डेवलप किया जाए, वो जो छोटे छोटे गोबर वगैरह के या मिट्टी के घर बना दिए जाए, ठीक ठाक पे होता है उनके लिए, एक रात का मान के चलिए रहने का 2000-5000 इस तरह से जो है वो जनरेट किया जा सकता है कि नहीं। आसपास जो है वो कोई हाट वगैरह क्रिएट हो ग्राम से रिलेट करके, जहां पर क्या कर सके, वो आसपास के क्षेत्रों में जो चीजें मिलती है ना, जो हथकरघा वगैरह से संबंधित या जो हस्तशिल्प वगैरह से संबंधित, तो वो सब चीजें खरीद सके, ठीक ना। हमारे गांवों के पास से जो नदी गुजर रही है, ठीक ना, वहां पर क्या हो, साफ सफाई हो, वो बोटिंग वगैरह कर सके वहां पर। इसे आप जरा सोच के देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं डेवलपमेंट लाया जा सकता है, ठीक ना। तो टूरिज्म में एक व्यापक संभावना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी, और इससे ग्रोथ भी इंश्योर हो सकता है। अब ये ना हो क्या कि पता चल गया कि सुबह सुबह वो जो है वो नदी में जो है वो नौका विहार करने निकले, और समझ ही रहे हैं ना फिर स्वच्छ भारत मिशन, तो उस तरह की समस्याएं ना दिखे, तो फिर कैसे विकास होगा। लेकिन टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट की व्यापक संभावनाएं हैं, और अब भारत में जितनी विविधता है ना, इतनी विविधता पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए तो इंडिया को कहा जाता है ना, इंडिया इज नोन एज एपिटोम ऑफ दिस वर्ल्ड। भारत के बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व का सार है भारत। पूरे विश्व में जितनी आपको विविधता देखने को मिलेगी, उतनी अकेले आपको भारत में देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। तो टूरिज्म सेक्टर पर गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है, टूरिज्म को डेवलप करना चाह रही है। इसके लिए बात क्या किया गया है, 50 डेस्टिनेशन, इस साल क्या किया जाएगा, 50 ऐसे डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू चैलेंज मोड। चैलेंज मोड का क्या मतलब होता है कि आपस में कॉम्पिटिटिव, कि एक साल में तुमको डेवलप करना ही है, कौन सबसे बढ़िया डेवलप कर पाएगा, इस तरह से चैलेंज मोड में, ताकि कंपटीशन टू बी डेवलप्ड एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, ठीक ना, कि हमारे आंतरिक जो है वो क्या बोलते हैं, टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए और विदेशों से भी लोगों को आकर्षित किया जाए। देखो ना, टूरिज्म सेक्टर बहुत हमारा पिछड़ा हुआ है, और इसमें ग्रोथ की व्यापक संभावना है। कई सारे ऐसे देश हैं, आपको पता है ना, श्रीलंका, उनके टोटल जीडीपी का 10% से ज्यादा केवल टूरिज्म से प्राप्त होता है। भारत में 2-3-4% भी नहीं है। अब जरा सोच के देखिए कितना स्कोप है। इतनी विविधता वाले देश में यदि आप सोच के देखिए, जो अगर फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, इससे पहली बात तो होती है कि भारत की संस्कृति का विदेश में फैलाव होता है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो आज विश्व में सबसे पावरफुल देश बना हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उसने अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। हॉलीवुड मूवीज, उनके फूड हैबिट्स, उनके ड्रेसिंग सेंस, उसकी संस्कृति का पूरे विश्व में जो प्रचार प्रसार हुआ है ना, इस कारण से उसने डोमिनेट किया है पूरे विश्व को। अब जरा सोच के देखिए, यदि फॉरेन टूरिस्ट, यदि विदेशी जो पर्यटक हैं वो अगर भारत में आएंगे, और अगर भारत की संस्कृति का इसके माध्यम से यदि प्रचार प्रसार होता है, तो आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है भारत को राजनीतिक लाभ भी मिलेंगे, भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा होगा। इसी कारण से पर्यटन क्षेत्र विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है कि 50 डेस्टिनेशन को इस दिशा में बढ़ाने की बात की जा रही है। चलिए आगे देखें, अगला क्या है, स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड, राज्यों को इनकरेज किया जाएगा, क्या कि राज्य जो है वो अपने राज्य में किसी एक प्रोमिनेंट जगह पर, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे कोई पर्यटन क्षेत्र हो, या कोई आर्थिक गतिविधि का केंद्र हो, या वाणिज्य केंद्र हो, कहीं भी हर राज्य को क्या करना है, राज्य को एक यूनिटी मॉल डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, यूनिटी मॉल, एक बड़ा मॉल डेवलप करना है, जिसका नाम क्या होगा, यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि इस यूनिटी मॉल में उस राज्य से संबंधित जितने भी ओडीओपी प्रोडक्ट हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट को वहां शोकेस किया जाएगा, दिखाया जाएगा, उनको बेचा जाएगा
से। इसके अलावा उस राज्य से संबंधित जितने भी जीआई टैग्स हैं, जीआई का क्या मतलब होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित पहचान होती है, दे आर नोन एज जीआई टैग से रिलेटेड उत्पाद। जैसे कि बनारसी साड़ी, ऐसा थोड़ी है कि भारत में और कहीं साड़ी नहीं बनती है, लेकिन बनारसी साड़ी की खास पहचान है कि वो बनारस में ही मिलती है। बात समझ में आया? अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित ऐसे ही जीआई टैग्स मिलते हैं। जैसे कि लखनऊ का चिकनकारी वाला काम, ऐसा थोड़ी है कि वो कपड़े और कहीं नहीं मिलते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि अलीगढ़ के ताले, बात समझ में आया? तो ऐसे कुछ उत्पाद होते हैं जिनको जीआई टैग दे दिया जाता है, वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि अभी तो हाल फिलहाल में और भी कई सारे, लंगड़ा आम को भी दे दिया गया है जीआई टैग, ठीक ना। तो इस तरह के जो है वो जीआई टैग्स वगैरह, तो उस राज्य से संबंधित जितने भी जीआई टैग हैं उनको भी उस यूनिटी मॉल में शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा उस राज्य से संबंधित जितने भी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, यानी कि हथकरघा उद्योग वगैरह से संबंधित जो जो खास प्रोडक्ट हैं, उन सबको उस यूनिटी मॉल में क्या किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। हम जरा सोच के देखिए इसके क्या क्या फायदे होंगे। इसके कई सारे फायदे होंगे। पहली बात तो उस यूनिटी मॉल अब कहाँ करना है, या तो राजधानी में, पर्यटन क्षेत्र में, या वाणिज्य केंद्र में। तो यहाँ लोग वैसे ही ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, उन प्रोडक्ट के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, ब्रांडिंग होगी, जागरूकता बढ़ेगी, विदेशों में उसका प्रसार प्रसार होगा, ठीक ना। तो ये है यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? यूनिटी मॉल किससे संबंधित है? तो यूनिटी नाम से एकता और सरदार पटेल वगैरह उसे लिंक नहीं करने लग जाइएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ओडीओपी जीआई प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। यहां तक समझ में आया? तो इसी के साथ हमारे छठे ऋषि भी जो है वो भी होते हैं समान, ठीक ना। आज हम लोग छठे ऋषि तक ही रखते हैं, कल हम लोग सातवें ऋषि को देखेंगे और बाकी टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस को देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। आई होप आपको बजट समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक ना। तो कोई नहीं, आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।